बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि इस खबर के साथ कि बहुत ही खूबसूरत मौसम हो गया और ये जो घरों में इस वक्त बैठे हुए हैं, सुबह उठे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही खुशाइंद बात है, बड़ी अच्छी खबर है। बारिश हो रही है, रोज़ा अच्छा गुजरेगा। और इस वक्त आप देखें तो बाहर काले घने बादल जो हैं उन्होंने जो एक छाया सी कर रखी है, एक खूबसूरत जो है वो मौसम, काली घटाएं छाई हुई हैं। अगर आप बात करें ना, शायराना मौसम हुआ हुआ है, मतलब कि हम उसको जो है ना कूजे में बंद कर देते हैं सारी तमाम दरिया को ना। बहुत अच्छा मौसम है, बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा हमजा, मैं एक अमूमी रवैये की बात करती हूँ, आपका मेरा, हम सबको ऐसा लगता है कि पुलिस जो है हमारी स्पेशली कोई अच्छा काम नहीं करती। हमारा अमूमी रवैया भी यही है, मेरा स्पेशली मानना ये था, और मैं पुलिस को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी इससे पहले तक। अब कैसे सोच बदल गई, क्या हुआ? मेरी सोच इस तरह से बदली कि मैं कल मेरे साथ हुआ ऐसे कि सहरी के टाइम पे मैंने अपनी गाड़ी कहीं पर पार्क की। हम लोगों ने एक ही गाड़ी में सबने जाना था, पहले मैं अलग से गई हुई थी अपने घर से, तो हम सब ने इकट्ठे होकर जाना था सहरी करने, और मैंने गाड़ी पार्क कर दी। मुझे लगा कि यार ये शॉप्स हैं, सेव है, यहाँ पर पार्क करते हैं, हम लोगों ने सहरी करनी है, साथ ही थोड़ा आगे पॉइंट है, सहरी करके फिर मैं गाड़ी लूँगी। अब सहरी के टाइम पे गाड़ी वहाँ पर खड़ी, और मेरा रिमोट जो है गाड़ी का वो काम नहीं कर रहा था। मैंने अपनी तरफ से लॉक की है, वो गाड़ी लॉक नहीं हुई है। अच्छा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक की जो है वो काम नहीं किया उसने, और वो गाड़ी लॉक नहीं हुई है। उसके बाद कुछ देर के बाद मेरे नंबर पर कॉल आनी शुरू हो गई है। मैंने अननोन नंबर था, लेकिन क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आ रही होती हैं, तो मैंने सहरी के टाइम में बैठे सहरी करने शुरू ही हमने किया। मैंने कॉल अटेंड किया, मैंने कहा जी, और कॉल में मुझे कहा गया है कि आप इशारा साहिबा बात कर रही हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल। मैं अब हैरान हुई कि अननोन नंबर से मेरा नाम भी बताया जा रहा है, और सहरी के टाइम पे कौन मुझे कॉल कर रहा है। मुझे कहा गया, मोहतरमा आप इस वक्त कहाँ तशरीफ़ रखती हैं? मैंने कहा जी क्यों? मैं थोड़ा, आपसे कोई पूछेगा कि भाई आधी रात को आप कहाँ तशरीफ़ रखती हैं तो आप थोड़ा चौंकेंगे। मैं थोड़ा हैरान हुई। मैंने कहा जी आप क्यों पूछ रहे हैं? मोहतरमा आपकी गाड़ी फ़लाँ जगह पर खड़ी है, और इस टाइम पे इस पहर में तो हम लोग इसलिए परेशान हुए, हम फ़लाँ सतो कतला थाने से हम ये बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी, मैंने कहा सीरियसली? तो ये जो सेफ सिटी कैमरे हैं उनकी मदद से? जी उनकी मदद से, या फिर वो गश्त पे होंगे, ये दोनों चीज़ें फैक्टर हो सकते हैं। अच्छा, मैंने कहा आपने मेरा नंबर कहाँ से लिया? मेरी गाड़ी डेफिनेटली वहाँ पे खड़ी है, मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ, और मुझे बताएं कि मेरी गाड़ी, आप कहाँ पे वहाँ पे पहुँचे, मेरी गाड़ी में ऐसा क्या इशू है? उन्होंने कहा जी हमने देखा कि गाड़ी बिल्कुल खाली खड़ी है, और जब हमने उसको चेक किया तो गाड़ी जो है उस डोर खुले हुए थे। अच्छा। आप यकीन करें मेरी बहुत सारी चीज़ें गाड़ी में पड़ी हुई थी, सारी की सारी सेव। उन्होंने कहा कि जब तक मैम आप आती नहीं है हम गाड़ी, हाँ हम यहाँ पर खड़े हैं, हम गाड़ी को अकेले छोड़ के नहीं जाएंगे क्योंकि आप लॉक करना भूल गई हैं। जब मैं वापस आई उन्होंने मुझे कहा जी हमने सिर्फ आपकी एक परफ्यूम यूज़ की है, उसके अलावा हमने कुछ इस्तेमाल नहीं किया। और उन्होंने अंदर से नंबर कहाँ से लिया? वॉलेट अंदर था क्या? मेरा वॉलेट अंदर पड़ा हुआ था, और वॉलेट के अंदर एक स्लिप थी जो कि मैंने एक कंप्लेन कुछ दिन पहले दर्ज करवाई थी। उस कंप्लेन के ऊपर जो कंप्लेन नंबर आपको स्लिप मिलती है उसके ऊपर मेरा नंबर दर्ज था। उन्होंने वहाँ से मेरा नंबर लिया, और क्या बात है जी, क्या मेरे लिए बड़ा इंप्रेसिंग, ये बहुत अच्छी बात है जी। आप देखें कितना खूबसूरत रवैया है, और किस जिम्मेदारी का उन्होंने मुजाहिरा किया, और फिर उन्होंने इशाल को जिस तरह से कॉल किया, वहाँ पर मौजूद रहे हैं। अगर वहाँ पर वो ही कुछ करके चले जाते जो हमारा आम तासुर है या अमूमी तासुर हम यही समझते हैं, जिस तरह से इशाल की सोच एक बदल गई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अप्रिशिएट करना चाहिए उन लोगों को। यकीनन आपने उस वक्त भी उनकी बहुत तारीफ किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के, और मेरा जो तासुर था उनके हवाले से, पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से, वो यकसर बदल गया उस वक्त। हम लोग पता है क्या कहते हैं, मैं पहले ये कहती थी जहाँ पर भी कोई पुलिस वालों के सामने भी मैं ये कहती थी कि भाई जब कार्रवाई हो जाती है, जब वारदात हो जाती है, आप लोग तभी क्यों पहुँचते हैं? लेकिन इस बार मेरा बिल्कुल आपका जो है ना 180 डिग्री हो गया, बिल्कुल चीज जो है पहले पहुंच गए, वारदात नहीं हुई है, गाड़ी खुली थी, इसके बावजूद वो जल्दी पहुंच गए। ये हकीकी पॉलिसिंग है, असल पॉलिसिंग है। और हम जो है तमाम वो पुलिस वाले, तमाम वो लोग जो अपना काम बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं, उनको सैल्यूट करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से, तो मुल्क में कोरोना वायरस का जो इफरीत है वो बेकाबू होता जा रहा है, और जिस तेज़ी से केसेस और अमवात बढ़ रही हैं, इसको देखते हुए भी अवाम ने ज़िम्मेदारी नहीं दिखाई तो हालात खौफनाक शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। तशवीशनाक सूरत हाल तो अभी भी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह असद उमर ने भी खतरे की घंटी बजा दी है। उन्होंने कहा है कि कोरोना की वजह से सूरत हाल संगीन है, मुल्क में मज़ीद बंदिशें बढ़ाई जाएंगी या फिर सख्त फैसले ज़ेर गौर हैं, तजावीज़ दी गई हैं, जिन पर अमल दरामद जो है या जिनका ऐलान या जिनका फैसला जुमे के रोज़ जो है वो कर दिया जाएगा। और उन्होंने कहा
कहा कि कराची और हैदराबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह जो है अब वो तकरीबन डबल हो चुकी है और 600 से ज़ायद मरीज़ रोज़ाना हस्पताल पहुँच रहे हैं। रवा हफ्ते की बात कर ली जाए तो कोरोना की वजह से सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं। और इशाल, हम भारत की बात करते हैं, हमारा हमसाया मुल्क है, हम जैसा मौसम है, तकरीबन तमाम हालात हमारे जैसे हैं, वहाँ पर 2000 से ज़ायद अमवात हुई हैं गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर। 2000 से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हैं 2000। आप सोच लें कि अगर इस तरह से रेशो बढ़ती चली गई तो होगा क्या। असद उमर साहब ये भी कहते हैं कि बड़े शहर अभी बंद नहीं कर रहे हैं मगर चंद दिन का मार्जिन रह गया है। अल्लाह से दुआ भी है कि हमें बड़े कदम की तरफ ना जाना पड़े, हमें इस तरह के जो सख्त फैसले हैं वो ना करना पड़े। जो उधर सिंध की वज़ीर सेहत हैं अज़रा पिचीहू, वो भी ये कहती हैं कि सूबे में कोरोना की जो बरतानवी किस्म के केस हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिसे हम यूके वेरिएंट कह रहे हैं, उसके केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। बिल्कुल वो ये कह रही हैं कि हमारी तहकीक के मुताबिक हमें ये मालूम हुआ है कि 50% तकरीबन जो हैं वो यूके वेरिएंट के केसेस हैं और केसेस वहाँ पर भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तमाम तर सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहिबा, कल असद उमर साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे, उन्होंने ये बताया कि अवाम बिल्कुल भी SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। जब अवाम नहीं कर रहे, हमने देखा मुख्तलिफ ममालिक ने सख्त फैसले लिए थे, सख्त जुर्माने किए गए थे, तो क्या हुकूमत को फिर इस हवाले से सख्त फैसले नहीं करने होंगे कि अवाम को पाबंद बनाया जाए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने खुद जिक्र किया है कि असद उमर साहब ने इसकी इंडिकेशन दे दी है कि हमें सख्त फैसले अब शायद करने का वक्त आ गया है। देखिए, हुकूमत की पहली कोशिश ये थी कि अवाम की माशी सूरत हाल को भी हम अपने मद्देनज़र रखें और डेली वेजर्स और वो लोग जो कि डेली बेसिस के ऊपर जो अपनी रोज़ी कमाते हैं, जिनके घर के चूल्हे जलते हैं, तो उनकी वजह से हमारी कोशिश ये थी कि हम SOPs के साथ कुछ हद तक कारोबारी ज़िंदगी को जारी रखें और साथ साथ इसके फैलाव को भी रोका जाए। क्योंकि इस वक्त देखिए हुकूमत जो है वो 3 फ्रंट्स के ऊपर लड़ रही है। एक तरफ हमें इसके फैलाव को रोकने के लिए SOPs के ऊपर अमल दरामद कराना ज़रूरी है, दूसरी तरफ हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी बढ़ाना जो है वो बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन की प्रोविज़न जो है उसको इंश्योर करना, और तीसरी तरफ वैक्सीनेशन के अमल को तेज़ से तेज़ तर करना, ताकि क्योंकि एवेंचुअल हल तो इसका मास वैक्सीनेशन ही है। तो इन तीनों फ्रंट्स हुकूमत लड़ रही है, मगर इसके लिए अवाम का जो कोऑपरेशन होती है उसके बगैर मैं समझती हूँ कि अकेली हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती। तो इस वक्त ज़रूरी था कि जो SOPs इशू किए गए थे कि उसके ऊपर अवाम मनो अन अमल करे, और इसमें कोई बात भी नहीं है। एक मास्क का इस्तेमाल है और बिला ज़रूरत घर से ना निकलें। इस वक्त अनयूजुअल हालात हैं, हम एक बहुत ख़तरनाक दौर से गुजर रहे हैं, मगर इस वक्त आप बाजार में चले जाएं, आप किसी पब्लिक प्लेस पे चले जाएं, आपको वो जो गैर जिम्मेदार रवैया नजर आ रहा है वो इस वक्त फैलाव का सबब बन नौशीन साहिबा, NCOC का भी यही मानना है, उनकी तरफ से भी यही शिकायत है कि अवाम ताउन नहीं कर रही। इन्फोर्स क्यों नहीं करवाई जा रही जो हमने SOPs तय किए हैं? किस तरीके से अवाम को हम बाउंड कर सकते हैं कि वो SOPs को फॉलो करें, वरना केसेस बढ़ सकते हैं, वरना सख्त फैसलों की तरफ जाना पड़ सकता है। कोई तो लाए अमल होना चाहिए हमारे पास। देखें जी, बिल्कुल ज़िला इंतज़ामिया की ये जिम्मेदारी है कि वो SOPs के ऊपर अमल दरामद कराएं। इसके लिए वो छापे भी मारते हैं, दुकानें भी सील होती हैं, जो लोग मास्क नहीं पहना होता उनको फ़ाइन भी हो रहे हैं। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट के ऊपर चेक एंड बैलेंस है कि जी वो मास्क के साथ ट्रैवल करें, 50% ट्रैवल्स मुसाफिरों के साथ, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं हर एक के लिए, मस्जिदों के अंदर SOPs को इन्फोर्स कराने के लिए तो हुकूमत तो अपना काम कर रही है, ज़िला इंतज़ामिया तो अपना काम कर रही है, मगर आप ये देखें कि हमारा जो अर्बन स्लम्स हैं, अभी आपने फैक्ट फिगर्स बताए हैं, ये ज़्यादातर बड़े शहरों में बढ़ रहा है और वहाँ पे अर्बन स्लम्स हैं, छोटी छोटी मतलब बस्तियाँ हैं, छोटे छोटे मोहल्ले हैं, गली है, एक गली में 200-200 लोग रहते हैं, 2-2 मोहल्ले के घर में 20-20, 25-25 लोग रहते हैं। तो ये इस तरह से ये हमारा सोशल फैब्रिक बना हुआ है कि जब तक लोग खुद नहीं करेंगे, इंतज़ामिया ना हर घर में घुस सकती है, ना हर गली में घुस सकती है। पब्लिक प्लेसेस को तो मॉनिटर कर सकती है, पर गली मोहल्लों के लेवल पे तो लोगों ने खुद से अपने आप को बचाना है और खुद से अपने आप को सेव करना है। बिल्कुल। और ये जी ठीक है। डॉक्टर साहब, ये भी ज़रा बता दीजिएगा कि असद उमर साहब ने ये कहा कि बहुत जो है हम सख्त फैसले कर सकते हैं, हमें तजावीज़ आ रही हैं जिसके ऊपर फैसले किए जाएंगे और उनका ऐलान जुमे को कर लिया जाएगा। क्या लॉकडाउन की तजवीज़ भी है कि बड़े शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन किया जा सकता है? देखिए, हुकूमत की सबसे ये बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होती है मुकम्मल लॉकडाउन, क्योंकि
वो भी सिचुएशन का हल नहीं होता। आपने देखा है कि इस वक्त यूरोपियन कंट्रीज जहाँ पे लॉकडाउन है वहाँ पे एंटी लॉकडाउन राइट्स शुरू हो गए हैं, हंगामे शुरू हो गए हैं, लोग सड़कों पे निकल आए, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, क्योंकि वो भी हल नहीं होता है। मगर बहरहाल अगर ज़रूरत पड़ी और ना हमें सिचुएशन में इम्प्रूव, क्योंकि इस वक्त हॉस्पिटल्स बिल्कुल सैचुरेट हो चुके हुए हैं, हेल्थ केयर सिस्टम को मजीद बोझ उठाने की पोजीशन में नहीं है। ऑक्सीजन की जिस तरह से आपने देखा है कि इतना प्रेशर आ गया, 91% हम अपनी प्रोडक्शन का यूज़ कर रहे हैं और मजीद इसके ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। तो हुकूमत ने बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। लास्ट ऑप्शन जो है वो लॉकडाउन तो है ही, मगर कोशिश ये कर रहे हैं कि हम ये जो स्मार्ट लॉकडाउन और इनका दायरा कार बढ़ा। क्या हम लास्ट ऑप्शन पे पहुंच चुके हैं? कल की गुफ्तगू से ऐसा तासुर उभर रहा था कि शायद हम लास्ट ऑप्शन की जाने बढ़ रहे हैं। जी, कुछ इस वक्त अगर ये 2-3 दिन का डाटा जिस तरह से उन्होंने आपको इंडिकेशन दी है असद उमर साहब ने, 2-3 दिन और ट्रेंड्स को वॉच किया जाएगा। अगर इसी तरह से इजाफा होता रहा हॉस्पिटल एडमिशंस में और केसेस के बढ़ने में, तो फिर इस ऑप्शन के ऊपर जाया जा सकता है। नौशीन साहिबा, हम वैक्सीन की बात कर लेते हैं। सुस्त रवि का शिकार है थोड़ा हमारा अमल जो है वैक्सीनेशन का। हम देख रहे थे कि 60 साल के जो उम्र के अफराद हैं उनमें भी रुझान बड़ा कम देखा गया। अभी आप कितना रुझान देख रहे हैं, क्योंकि अभी तो 50 से 60 साल के अफराद की वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई है, क्या लोग आ रहे हैं? जी, अब पहले से बहुत बेहतर हुआ है, क्योंकि पहले जो स्केड्यूल्ड लोग होते थे उनमें 30-40% तक टर्न आउट होता था। अब जिन लोगों का स्केड्यूल होता है, जिनको मैसेजेस जाते हैं, 80-90% लोग जो है वो सेंटर्स पे आ रहे हैं और कई जगह पे तो 100% भी अटेंडेंस तकरीबन हो रही है। तो अब क्यूज भी लगनी शुरू हो गई है। आपने देखा है सेंटर्स के ऊपर रश भी होने शुरू हो गए हैं। तो अब रिस्पांस जो है वो बेहतर हो रहा है और अब जैसे शुरू में कुछ हज़ार लोग आया करते थे, अब तकरीबन हम जैसे 1 लाख कल स्केड्यूल किए हुए थे। तो अब डेफिनेटली, क्योंकि अब लोगों का एक तरह से वैक्सीन पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। बिल्कुल नई चीज़ आई थी, लोग घबरा रहे थे, पर अब जैसे जैसे लोग लग रही है, दूसरे लोग जो हैं वो अब उसमें कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं और सामने आ रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा कि हम लोग क्योंकि जब वैक्सीनेशन सेंटर्स जा रहे हैं खुद अपने बुजुर्गों को लेके, तो रमज़ान में ये ट्रेंड देख रहे हैं कि रोज़े के दौरान जो मॉर्निंग शिफ्ट है उसमें शायद कम रश नज़र आ रहा है, लेकिन इफ्तारी के बाद जब 9 बजे के बाद यहाँ पर लाहौर के अंदर खुसूसी तौर पर जब लोग आना शुरू होते हैं तो वो बड़ी तादाद में आ रहे होते हैं। तो उसके हवाले से भी कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, कुछ टीम्स को बढ़ाया गया है, जिस तरह से शिफ्ट्स को आपने मैनेज किया है? जी, डेफिनेटली वैक्सीनेशन सेंटर्स को ज़्यादा फाल किया जा रहा है। ज़ाहिर 2 शिफ्टें हो गई हैं, अमला भी बढ़ाया जा रहा है। तो जिस तरह से लोग बढ़ेंगे, शायद मज़ीद वैक्सीनेशन सेंटर्स भी उनके नंबर में भी इजाफा किया जाए। और ये जिस तरह लोग आते जाएंगे और स्केड्यूल होते जाएंगे और जिस तरह हम लोग तादाद बढ़ाते जाएंगे अपने स्केड्यूल्ड पेशेंट्स की, उस हिसाब से इंशाल्लाह ताला सहूलियात भी बढ़ाई जाएगी। नौशीन साहिबा, खित्ते में कोरोना की सूरत हाल जो बिगड़ती चली जा रही है, हम लोग भारत की बात कर लें, ईरान की बात कर लें, केसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। क्या आप नहीं समझती कि जो बैरून ममालिक से आने वाली फ़्लाइट्स हैं या लोग हैं, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, उनको भी करंतना करने का हमें फ़ैसला करना चाहिए कि उन्हें करंतना करना पड़ेगा? जी देखें, जिन ममालिक में ज़्यादा इस वक्त कोरोना मौजूद है उनको सी कैटेगरी में डाला गया है। और सी कैटेगरी का मतलब ये होता है कि वो वहाँ पर अपना ट्रेवल शुरू करने से 72 आवर्स पहले अपना कोरोना टेस्ट करवाएंगे और वो लेकर आएंगे नेगेटिव टेस्ट की रिपोर्ट। और जब वो यहाँ पाकिस्तान में लैंड करेंगे तो यहाँ आने के बाद भी उनका टेस्ट होगा। एयरपोर्ट के ऊपर रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है ताकि ये कंफर्म हो जाए कि ये कोरोना फ्री है। साहिबा, करंतना करने की शर्त नहीं है लाजिम कि आपने 10 दिन 15 दिन आपने करंतना करना होगा, ये शर्त नहीं रखी गई है? जी, अभी फिलहाल तो ये नहीं है, मगर मैं समझती हूँ कि लोगों को खुद जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए कि जिस वक्त वो वापस आते हैं तो वो कुछ दिन जो है वो घर के अंदर ही रहें और अपने आप को वॉच करें। मगर बहरहाल जिस तरह से हालात टफ हो रहे हैं, ये चीज़ भी अप्लाई दोबारा से पहले जिस तरह हो रही थी, हो सकता है ये दोबारा ऐड कर दी जाए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहबा, स्कूल्स खोल दिए गए थे, जमातें खोल दी गई थी, हम देख रहे हैं मैट्रिक और इंटर के बच्चों को 9वीं से लेकर 12वीं जमात तक, क्या जो कल फैसले होने जा रहे हैं उसमें उनके हवाले से भी कुछ फैसला बताया जाएगा कि शायद दोबारा बंद किए जाएँ? जी देखें, इसकी अब सिफारिशात तैयार की जा रही हैं, तजावीज़ जैसे कि आपको बताया उन्होंने कि आ रही हैं। तो सिर्फ इनका ये एग्ज़ाम की हद तक शायद हो, क्योंकि एग्ज़ाम तो थोड़ी सी 2-3 घंटे का एग्ज़ाम होता है और उसके अंदर फिजिकल डिस्टेंसिंग करानी पॉसिबल है। स्कूल्स जो होते हैं उनके अंदर बच्चों को ज़रा अलग रखना थोड़ा सा इशू होता है। हालांकि SOPs किए गए हैं और तादाद भी कम की गई है कि कम बच्चे एक दिन में आए।
मगर ये सब डिपेंड करेगा, ये आज और कल का जो डाटा हमारे पास आता है, केसेस की जो तादाद आती है, उसके मुताबिक ट्रेंड्स को देख के फैसले मजीद किए जाएंगे। जी ठीक है। डॉक्टर नौशीन अहमद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी, और जो वो कह रही थी उसके मुताबिक यही पता लग रहा है कि कुछ सख्त फैसले जो हैं उनका ऐलान कल हो सकता है, और उसकी वजह गवर्नमेंट नहीं है, उसकी वजह हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं। साथ ही गवर्नमेंट की जिम्मेदारी शायद यह है कि बाकी मुल्कों में हम देख रहे हैं कि खासे फ़ाइन हो रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, लोग घबरा रहे हैं कि हम लोग अगर SOPs की खिलाफ वर्जी करेंगे तो हमें इतना ज़्यादा फ़ाइन हो जाएगा जो हम नहीं भर सकेंगे, उसके ऊपर गवर्नमेंट को सोचने की। बिल्कुल, जैसे कि हमने बताया भी था कि वैक्सीन ना लगवाने वालों के लिए कितनी सख्ती की गई थी और किस तरह की SOPs वहाँ पे रखी गई थी, किस तरह के जुर्माने किए जा रहे थे। अब अगर हम मुल्क भर की ये बात कर रहे थे तो हमें मेरे ख्याल में सिंध की सूरत हाल, डॉक्टर अजरा पेचोहो ने क्या कहा था, वो क्या कह रही हैं कि कराची और हैदराबाद में क्या सूरत हाल बढ़ती चली जा रही है, UK वेरिएंट के हवाले से उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आपको इत्तला देना चाह रही हूँ कि UK का जो वेरिएंट है, यानी UK की जो एग्ज़ाम है कोविड की, वो बहुत तेज़ी से फैलती है, और ये जो है पहले ही खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी फैल चुकी है, और वहाँ उसकी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा अमवात भी हो रही हैं और बहुत सारे मरीज़ उससे मुतासर भी हो रहे हैं। हमारे यहाँ कराची में भी अभी ये वेरिएंट आ चुकी है, और हमने जो जीनोमिक स्टडीज़ की हैं उसमें 50% जो सैंपल्स हमने टेस्ट किए उनमें 50% ये UK वेरिएंट हमें मिला है। और रमज़ान में सहरी के वक्त, अफ्तारी के वक्त, ईद की वजह से बहुत सारी शॉपिंग करने के लिए हम बाज़ारों में निकलते हैं, तो उसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। SOPs फॉलो करें, गैर ज़रूरी बाहर न निकलें और हजूम से दूर रहें, हाथ मुतवातर धोते रहें साबुन और पानी से, मास्क का पहनना बहुत ज़रूरी है, और समाजी दूरियां बरकरार रखें। जो 50 साल से बड़ी उम्र के लोग हैं वो अपने आप को वैक्सीनेशन कराएं और टीका लगवाएं, इससे आप जो है अपने आप को महफूज रख सकते हैं कोविड से। देखो, ये बिल्कुल वही बुनियादी बातें हैं जो 1 साल पहले हमें मालूम हो चुकी थी कि आपने हाथों को बार बार धोना है, आपने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, आपने हाथों को सैनिटाइज करते रहना है, अपने मुंह पे हाथ आपने नहीं लगाना है। बिल्कुल, मुझे याद है हमजा, जब हम लोगों का ये कोरोना हमारे मुल्क में स्टार्ट हुआ, इसकी फर्स्ट लहर आई, तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग अपने न्यूज़ बुलेटिन्स पे इवन हम बैठ के सबसे पहले जो आगाज़ करते थे हम इसी मैसेज के साथ करते थे। हम लोग बताते थे अपने बुलेटिन्स के अंदर, बार बार इस बात की अवेयरनेस दे रहे थे कि आप हाथ बार बार धोएं, आप सैनिटाइज करें, आप सोशल डिस्टेंसिंग करें। अब ये बातें फिर हमें रिपीट करनी पड़ रही है। हमारे जो है वो साइकी आप चेक कर लें कि हमें एक दफ़ा की बताई हुई बात या 50 बार की बताई हुई बात हमें याद नहीं रहती, हमें फिर से बताने की ज़रूरत है। और ये आप देखें कि सिर्फ आप अपने लिए कर रहे हैं, ये हमारे लिए नहीं कर रहे, ये आप गवर्नमेंट के लिए नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हैं, अपने प्यारों के लिए कर रहे हैं, अपने पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। अगर आप एहतियात नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप कई लोगों को कोरोना वायरस मुंतकिल कर सकते हैं और आप कैरियर हो सकते हैं। तो लोगों के लिए कम से कम जो है आप एहतियात बरतना शुरू कीजिए। और हमारा पूरा खित्ता, हम पूरे खित्ते की बात कर रहे हैं, इस वक्त तीसरी लहर की बुरी लपेट में है और हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। सुबह पंजाब की हम बात करें तो कोरोना वायरस बिल्कुल बेकाबू हो चुका है। कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा जारी है और वायरस का इफरीत हर रोज़ कई कीमती जिंदगियां जो है वो निगल रहा है। बढ़ते हुए केसेस की वजह से लाहौर के अस्पतालों के कोरोना ICU 86% तक भर चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमजा, हम लोग, कौन चाहता है उसके प्यारे चले जाएं? कौन चाहता है कि अपने अजीज जो हैं वो इस तकलीफ में मुब्तला हों? इसलिए अगर आप लोग नहीं चाहते, हम सब में से कोई भी नहीं चाहता, तो फिर आप लोगों को एहतियात बरतनी होगी। शहर में इस वक्त जो कोरोना की, हमारे पंजाब की बात करते हैं हम, तो सूरत हाल है। उसके अलावा अगर लाहौर की बात कर लें तो कोरोना के जो मुस्बत केसेस हैं उनकी शरह 18% से जायद हो चुकी है और केसेस बढ़ने से अस्पतालों पर बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हमने यूरोप के अंदर ये हालात देखे थे कि जब उधर कोरोना की पहली लहर आई थी, बोझ बढ़ गया था, कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो लोग सड़कों पर मौजूद थे। हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत बेहतर हुआ है, हमने 1 साल के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है कोरोना वायरस को लेकर, लेकिन फिर भी एक हद है, तो वो गुंजाइश जो है वो मुकम्मल होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। शहरी SOPs पर अमल करते हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। दिन भर मार्केट्स शहरियों से भरी रहती हैं जिनमें SOPs की धज्जियाँ भी खेरी जाती हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में जो है 50 से 59 साल तक की उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का कल से, यानी कि गुज़श्ता रोज़ से, बुध से आगाज़ हो गया है। खुदारा खुद जाइए, खुद को वैक्सीनेट कीजिए। आपके घर में बुजुर्ग हैं, उनको भेजें
जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगी, जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं होगी, हम इस वबा से छुटकारा हासिल इंशाअल्लाह नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है, और साथ ही हम एहतियात करके अपने आप को महफूज भी रख सकते हैं। वैक्सीनेशन लगवाना भी ज़रूरी है और एहतियात भी इस माह रमज़ान में बाहर भी निकलना और साथ ही एहतियात भी करना ज़रूरी है। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आ चुके हैं और हम बात करते हैं जदीद तकाज़ों पर अपने मुल्क को चलाने की। ख़ुद को हमें जदीद तकाज़ों से हम आगाही चाहते हैं, लेकिन हम टेक्नोलॉजी के जो दौड़ है उसमें बहुत पीछे हैं। ये जदीद दौर है, दुनिया जो है वो मस्नूई जहानत की तरफ बढ़ रही है, रिबोट्स तैयार कर रही है, और हम लोग अभी तक जो इंटरनेट सर्विस है वही हर इलाके में या हर जगह पर, हर कस्बे में, हर शहर में, हर गांव में वो फ्राहम नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। और इवन हम बड़े शहरों की बात कर लें, हम लाहौर में बैठे हैं तो हमें कितनी अच्छी क्वालिटी में इंटरनेट मैसर है, ये भी तो हमें देखना है। पाकिस्तान इस वक्त इंटरनेट के इस्तेमाल में भी बहुत पीछे खड़ा हुआ है। इंटरनेट के इस्तेमाल में पाकिस्तान इस वक्त 120 ममालिक में 90वें नंबर पर मौजूद है। और जो हम बात करें मॉशी इंटेलिजेंस यूनिट की सालाना इंटरनेट इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एशिया का दूसरा सबसे कम दर्जा बंदी करने वाला और जनूबी एशिया में सबसे कम दर्जा बंदी वाला मुल्क बन चुका है। और पता है हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो 49वें नंबर पर है। देखें आप, और हम यहाँ पर उधर IT सेक्टर को 90वें नंबर पर जो है वो तो जाकर आते हैं। मेरे ख्याल में हम लोग बहुत पीछे हैं। हम अभी तक अपने सिस्टम को या अपने मुल्क को डिजिटलाइज करने में हमें बहुत वक्त लग जाएगा। हम बहुत पीछे रह गए हैं। और अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा परेशानी जो हमें आती है वो है डिजिटल सनफी मसावात की। या मुल्क में मर्दों और औरतों के जो माबैन इंटरनेट तक रसाई है उसमें भी फ़र्क है। 65% और फ़र्क जो है वो उसका तनासुब और मोबाइल फ़ोन भी है ना, उस तक रसाई में 51% जो है वो है। और रिपोर्ट में ममालिक की दर्जाबंदी 4 अवामिल में मुल्क में इंटरनेट की दस्तयाबी, इंटरनेट की कीमत, मुताबिकत और तैयारी को मद्देनज़र रखते हुए की गई है। और इन तमाम शोबों में पाकिस्तान की कारकर्दगी नाकिस रही है। इशारा बिल्कुल ऐसे ही है। और अफसोस की बात तो ये कि पाकिस्तान की जो आलमी दर्जाबंदी है वो उस वक्त गिरी जब आलमी वबा, जो आलमी ये वायरस था वो दुनिया भर में फैल चुका था और हमारी इंटरनेट की जो ज़रूरत थी वो बतदरीज बढ़ती गई और इंटरनेट की जो हमारी दर्जाबंदी है उसमें हम नीचे आते चले गए। हम साथ बात कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को ऑनलाइन जो है तालीम दी जाए। क्या हर इलाके में इंटरनेट मौजूद भी है कि हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं? ये रिपोर्ट हमारे लिए क्या क्या चीज़ें वाज़े कर रही है, वज़ा कर रही है जिसमें हमें बेहतरी की ज़रूरत है। इसी पर बात करेंगे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डिजिटल राइट्स फाउंडेशन निगत दाद साहिबा हमारे साथ मौजूद है। निगत दाद साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान में हम तो ये दावा कर रहे हैं कि इंटरनेट की एक्सेस बहुत तेज़ी से इजाफा हम उसमें लेके आ रहे हैं, बेहतरी लेके आ रहे हैं। हमारे मोबाइल को देख लिया जाए, मोबाइल फ़ोन ख़रीदने की बात करें तो वो रिकॉर्ड इजाफा उसमें हो रहा है। फिर भी इतना ज़्यादा फ़र्क है। जब हम देखते हैं हम गिरते चले जा रहे हैं। दर्जाबंदी की बात कर ली जाए तो वो भी हमारी ख़राब हो गई। बिल्कुल, ये जो रिपोर्ट आई है ये बिल्कुल अक्कासी करती है कि इस वक्त इंटरनेट की जो एक्सेसिबिलिटी है पाकिस्तान में वो कहाँ पे है और किस मयार की है। और ये बिल्कुल रिपोर्ट ठीक है क्योंकि देखें, एक तो सबसे बढ़ के बात है कि हमें इंटरनेशनल रिपोर्ट्स पे रिलाई करना पड़ता है। हमारे जो अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है या डिजिटल पाकिस्तान का जो इनिशिएटिव है, सबसे पहले तो उन्हें चाहिए था कि कोविड के 1 साल मुकम्मल होने पे ऐसा डेटा निकालते जिससे हम लोगों को पता लगता कि हमारी इंटरनेट की जो दस्तयाबी है पाकिस्तान में वो कितनी इम्प्रूव हुई है कोविड में, और अगर इम्प्रूव नहीं हुई तो क्या उसमें डिक्लाइन आया है। तो जब आप इस तरह का डेटा निकालते हैं तो उससे ये होता है कि आपको कमियों का पता लगता है कि कहाँ पे कमी है, कहाँ पे बेहतरी की सूरत हाल हो सकती है और कैसे कौन से इनिशिएटिव्स इंट्रोड्यूस कराया जाए। तो ये एक तो सिर्फ इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी की बात नहीं है, बल्कि ये कि जैसे आपने कहा कि लाहौर में हम लोग अर्बन एरियाज में हैं, हम लोग बहुत प्रिविलेज्ड और लकी हैं कि हमारे पास इंटरनेट मौजूद है, लेकिन उस इंटरनेट का मेयार क्या है? क्या वो है कि हम लोग जो ख़ास तौर पे अब कोविड में ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन काम घर से करना, वो उस मेयार का है कि लोग ये तमाम चीज़ें कर सकें उस इंटरनेट पे। तो फिर चीज़ ये आ जाती है। फिर दूसरा ये कि जहाँ पे इंटरनेट बिल्कुल दस्तयाब नहीं है, हमारे देही इलाके बहुत से ऐसे हैं जहाँ पे मोबाइल की दस्तयाबी तो है, जैसे आपने देखा कि अफोर्डेबिलिटी जो है मोबाइल का एक्सेस वो हमें
वो इम्प्रूव हुआ है, लेकिन मोबाइल का एक्सेस होना डजंट मीन कि आपका इंटरनेट पे भी एक्सेस वैसा है। तो निगा साहिबा वजूहात क्या समझती हैं, हम इतने जो है तनाजुली का शिकार क्यों हैं इंटरनेट सर्विसेज के हवाले से, हम ले लें दर्जा बंदी में हम इतना नीचे क्यों आ रहे हैं, इसकी कोई वजूहात भी तो सामने आई होंगी? देखिए, इसमें एक तो ये कि जो जेंडर पैरिटी के हवाले से आपने कहा कि एक जेंडर डिजिटल डिवाइड, उसमें भी हम लोग काफ़ी ऑल बाय द वे हम लोग सबसे नीचे हैं इस वक्त सारे ममालिक में। पिछले साल की कंपेयर करें तो इस साल हम लोग 6% बढ़े हैं, लेकिन फिर भी नीचे ही है। तो जो सबसे बड़ी वजह नज़र आती है वो ये है कि आपके ख़ास तौर पर ख़वातीन जो हैं उनका एक्सेस उस तरीके से नहीं है, और वो उसमें अफोर्डेबिलिटी का मसला इतना ज़्यादा नज़र नहीं आया रिपोर्ट में, बल्कि आपके कल्चर का मसला नज़र आया कि और रसाई दी ही नहीं जाती, क्योंकि उनके लिए इंटरनेट या मोबाइल का जो एक्सेस है वो समझा ही नहीं जाता कि उनके लिए इम्पोर्टेंट। बहुत से इलाकों में समझा जाता कि ये इनको शायद ख़राब कर देगा, या आप माजी में इस तरह के वाक़यात हुए हैं जिसमें ख़वातीन की वीडियोस आने पे उनको कत्ल किया है। तो लेकिन जो मैं एक चीज़ का इजाफा करना चाहूँगी कि ये बहुत एक अहम वक्त है। देखिए, हम लोग पिछले 1 साल से मुसलसल ये गुजारिश कर रहे हैं अपने हुकूमती इदारों से कि इस वक्त हम लोगों को इंटरनेट रेगुलेशंस पे इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है जितना हमें इंटरनेट की दस्तयाबी अवेलेबिलिटी पे, बिल्कुल, और वो नहीं है। बिल्कुल ठीक है। निगहदाद साहिबा, हमें ये भी ज़रा बताइएगा, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? साथ हम देख लें तो ऑनलाइन कंटेंट जो है पाकिस्तान में मुख्तलिफ ज़ुबानें बोली जाती हैं, ये कितना बड़ा बैरियर है कि वहाँ तक ज़ुबानें ही उस तरह से नहीं पहुँच सकेंगे, जो कंटेंट इंटरनेट पे मौजूद है वही हमें समझ आ सके। उसके लिए हमें क्या करना होगा? ये देखिए, इसमें बहुत मल्टीपल लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। अब कुछ सालों से हमने देखा है कि उर्दू में इंटरनेट कंटेंट जो है वो अब अवेलेबल है आपकी न्यूज़ वेबसाइट्स या इस तरीके से, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बड़े टेक जायंट्स हैं, बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो कितना आपको इस तरह की स्पेस फराहम करते हैं कि जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और जो इंग्लिश नहीं जानते वो उन प्लेटफॉर्म्स को उसी तरीके से इस्तेमाल कर सके जिस तरह बाकी लोग कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी आ जाता है कि आपकी हुकूमत जो है वो किस तरीके से इन टेक जायंट्स के साथ बात करिए कि जो कंटेंट है रेलिवेंट लैंग्वेज में, अच्छा सिर्फ लैंग्वेज की बात नहीं या लोकल लैंग्वेजेस की बात नहीं, ये भी हमने देखा है कि कंटेंट का मयार भी बहुत गिरा है कोविड में। हाँ जी, मयार को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, क्योंकि डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स जो हैं या मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज़ जो है उसने लोगों की ट्रस्ट का जो लेवल है उसको बहुत कम कर दिया इंटरनेट पे। मतलब वो हर दूसरी खबर को शक की निगाह से देखते हैं कि क्या ये मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, ये फेक न्यूज़ नहीं है। तो उसके रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए? काउंटर नैरेटिव मेरा ये ख्याल है कि ऐसा है कि जिसमें जो इदारे काम करें, जैसे न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स हैं या जो क्रिएटर्स हैं, वो फैक्ट चेकिंग का जो एक असूल है उसको अपना वो बना लें, एक ज़ाब्ता अपने उसमें शामिल कर लें कि फैक्ट चेकिंग इम्पोर्टेंट है और उसको हमेशा रखना चाहिए। निगा साहब, आपने कहा कि क्वालिटी जो है वो हमारी गिर रही है। हमने देखा कि जो कोरोना वबा, जबकि हमें बहुत ज़्यादा इंटरनेट की ज़रूरत थी, हमारी जो तालीमी दरसगाहें थी हमारी, जो सारी की सारी हमने घर से बैठ के ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट कर दी, हमें इंटरनेट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो गई। इसके बाद हमने देखा कि इसके बावजूद हम दर्जाबंदी में नीचे गए हैं, मतलब हम इंडेक्स में नीचे आए हैं, लेकिन हमारी ज़रूरत जो है वो ज़्यादा बढ़ गई थी। और फिर हम अगर इंटरनेट क्वालिटी की बात करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा गिरी है। इंटरनेट पेनिट्रेशन जो है वो मेरा ख्याल में तकरीबन 10% पाकिस्तान में ज़्यादा हुई है। इस वक्त अराउंड 35% इंटरनेट पेनिट्रेशन है पूरी पॉपुलेशन के मुताबिक अगर देखें, लेकिन वो पेनिट्रेशन जो है वो क्या उसका मयार वैसे ही है जैसे आपने कहा। मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि इस वक्त जो हुकूमत है, मिनिस्ट्रीज़ जो हैं रेलिवेंट, डिजिटल पाकिस्तान जो है, उनका मुकम्मल फोकस ये होना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेहतर करें। बहुत आपके ऐसे हैं जहाँ पे वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि आप इंटरनेट मुहैया कर सकें, और फिर मोबाइल फ़ोन कंपनीज के साथ आपने किस तरीके से काम करना है, बाकी डोनर एजेंसीज हैं जिनके साथ ऑलरेडी जो बहुत सरमाया मिनिस्ट्रीज को दे रही हैं,
वहाँ पे आपका प्रायोरिटी लेवल क्या है इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी के हवाले से। देखिए खैबर पख्तूनख्वा में, आपके बलूचिस्तान के एरियाज़ में, साउथ पंजाब में, इंटीरियर सिंध में, ये तमाम वो इलाके हैं जहाँ पे आपके स्टूडेंट्स वापस गए हैं और वो लर्निंग से कनेक्ट नहीं कर पाए, वो मयार। तो ये अब प्रायोरिटी होनी चाहिए। निगहत साहिबा, ये काउंटर नैरेटिव ले लेते हैं कि हम एक तरफ ये बात कर रहे हैं, ये रिपोर्ट आ रही है, दूसरी तरफ हमें रिपोर्ट्स ये मिलती हैं कि पाकिस्तानी जो फ्रीलांसर्स हैं वो दुनिया में चौथे नंबर पर आ गए हैं, रिलायबल भी हैं, यहाँ से काम भी बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। ठीक है, उनको मुश्किलात का सामना है, लेकिन अगर इंटरनेट इतना बुरा है तो पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग इतनी बेहतर कैसे हो रही है? देखिए ये अब हम वही बात कर रहे हैं ना कि फ्रीलांसर्स हैं वो कहाँ पे मौजूद हैं, वो एरियाज में है, वो अर्बन एरियाज हैं या आपके रूरल एरियाज में है। तो वही जहाँ पे आपको अच्छा इंटरनेट अवेलेबल होगा वहाँ पे लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, और जहाँ पे नहीं अपॉर्चुनिटीज तो वहाँ से लोगों को ट्रैवल करके उस जगह पे जाना पड़ता है जहाँ पे अच्छा इंटरनेट दस्तयाब हो। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि फ्रीलांसिंग की जो कम्युनिटी है पाकिस्तान में बहुत ग्रो कर रही है और ग्लोबल लेवल पे हमारा एक मकाम भी है। लेकिन फिर हमें यही देखना होगा, क्या आप 70% पॉपुलेशन को क्या शहरों में लेकर आएंगे कि उनके पास अच्छा इंटरनेट हो और उनके पास फिर बेहतर जो है अपॉर्चुनिटी मुहैया हो। तो आई थिंक यही चीज़ है कि इंटरनेट फॉर ऑल जो है कैसे हम लोग उसको रियलिटी बनाएं, और ये कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ये बहुत जरूरी है समझना कि जब हम मालूमात की रसाई की बात करते हैं तो स्पेशली कोविड में ये एक हकीकत बन गया कि आपका इंटरनेट ही आपकी रियलिटी है और यही आपकी लाइफ है, और आपका जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है वो इंटरनेट के जरिए मुहैया आपने करना है, ये फंडामेंटल राइट है। तो निगहत साहिबा, हम कब तक कम्पीट कर पाएंगे दूसरे ममालिक के साथ जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार जिनका होता है, जहाँ पर हम देखें नेट सर्विसेज या नेट की जो सहूलत है वो बहुत आसानी से और बड़ी अच्छी क्वालिटी में दस्तयाब है? क्या इस पर कोई काम भी हो रहा है? देखिए काम तो मिनिस्ट्रीज जो IT मिनिस्ट्री जो है वो कर रही है, डिजिटल पाकिस्तान जो है वो सुना है कि चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जो फिर लोगों की तरफ से जब डिमांड्स आती हैं, जो मयार इंटरनेट का पिछले अगर एक हफ्ते से आप देखें तो इंटरनेट 4G सर्विसेज बंद हैं, लोगों को पता ही नहीं है क्यों बंद है। ठीक है, तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपकी एक्सेसिबिलिटी पे फ़र्क करती हैं। कोई डेटा नहीं है कि आपने क्यों बंद किया या कौन लोग हैं मुतासिर हुए या लोगों के कारोबार कैसे मुतासिर हुए। तो एक तो ये चीज़, और दूसरी चीज़ ये कि जब तक प्रायोरिटी नहीं होगी ये हुकूमत की तो हम कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि आप बस डिजिटल पाकिस्तान करते रहें और आपका इंटरनेट बेहतर हो जाए। ठीक है निगहत साहिबा, सिनफी फ़र्क का क्या करना है, उसको कैसे ख़त्म किया जाएगा? मतलब पहले इंफ्रास्ट्रक्चर से पहले ज़्यादा ज़रूरी ये नहीं है लोगों को एजुकेट किया जाए? बिल्कुल जी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल एक साथ चलेंगे। अब ऐसे नहीं हम कर सकते कि पहले डिजिटल लिटरेसी ज़्यादा करें और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ये है एक साथ सारी साइमल्टेनियस। तो आप लोग अपना किरदार निभा रहे हैं, आप मीडिया के ज़रिए से लोगों को बता रहे हैं कि जेंडर जो डिजिटल डिवाइड है उसको हमने कैसे ख़त्म करना है। उसमें सिर्फ अफोर्डेबिलिटी या एक्सेसिबिलिटी नहीं है, उसमें ये भी है कि भाई आप जो ख़वातीन हैं आपके इर्द गिर्द, उनके लिए ये टैबू नहीं होना चाहिए कि हम इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा इंटरनेट जो है वो मुसलसल मॉनिटर होता है। ठीक है, एक तो आपके घर में मॉनिटर होता है, दूसरा ये कि आप बाहर कितना उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी एक्सेसिबिलिटी है। सो ये सारी वो चीज़ें कि कल्चरल जो हिंड्रेंसेस हैं उनको कैसे दूर किया जाए, और ऑफ कोर्स हम वो ये इन्हीं प्रोग्राम्स के ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से, मुख्तलिफ सेशंस, आगाही की जो मुहिम है उससे कि एक्सेस जो है इंफॉर्मेशन का इंटरनेट के थ्रू वो हम सब तमाम लोगों के लिए रिस्पेक्टिव ऑफ मेन एंड वुमेन एंड ओल्ड पीपल एंड बच्चे, वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है निगहत साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले का आप हिस्सा बनी। अहम मामला है, इंटरनेट का मामला है। दुनिया जो है इस वक्त जिस तरह से इशाल ने बताया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रही है, रोबोट्स तैयार हो रहे हैं, अब तो न्यूज़ के लिए भी जो है ना रिपोर्ट्स तैयार कर लिए गए हैं। बिल्कुल, और हम लोग ये सोचते हैं कि हमने उसके बाद क्या करना है। मतलब अगर रिपोर्ट्स जो है वो देखिए डॉक्टर्स हैं वो अब रोबोट्स हैं, वो ऑपरेशन कर कुकिंग हो रही है, रिपोर्ट्स के थ्रू कुकिंग हो रही है, किचन के काम बहुत सारे खवातीन जो हैं वो तो फरागत उनको मिल जाएगी। और हम क्या बात कर रहे हैं, सिग्नल आ रहे हैं, सिग्नल नहीं आ रहे हैं। हम लोगों की यही टेंशन अभी तक चल रही है कि अच्छा, और मैंने गाँव देहातों में बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स जो रहते हैं वहाँ पर हम लोग जाते हैं जब, तो यही होता है उनकी टेंशन, हमारे वहाँ पर सिग्नल आते हैं, हमारे उस
कॉर्नर में सिग्नल्स आते हैं, ये बहुत बड़ा इशू है। आप अगर ऐसे ही है। जाकर देखें गांव देहातों में तो ये मेरे बड़ी- गांव में मैं बताता हूँ मतलब कि क्या और चीज़, बिजली चली जाती है तो इंटरनेट बिल्कुल बंद हो जाता है, तो ये अच्छा, हालात ये वहाँ पर बिजली हो का जाते हैं। इंटरनेट के साथ कनेक्शन जो है ये समझ बालातर है कि ये अच्छा। कैसे हो जाता है। आप ठीक है, आपकी कोई ऐसी डिवाइस जो कि चार्जेबल है और उसने चार्ज होना है, उसका तो समझ वहाँ में पे आता है। सिग्नल ही नहीं फिर आ रहे होते। खैर हम आगे चलते हैं। इंटरनेट तो एक मसला है ही है, एक सबसे बड़ा मसला जो लोगों का है वो है अपनी छत, बिल्कुल अपना ऐसे ही, घर अपना होना। घर, वो अपनी जन्नत। ख्वाब है, लोग पूरी ज़िंदगी पैसे इकट्ठे करते रहते हैं, पाई पाई जोड़ते हैं। ख़ासतौर पे ख़वातीन जो होती हैं वो जो खर्चा दिया जाता है उसमें से कुछ पैसे ये सोच के जोड़ रही होती हैं, या तो उन्होंने जो है जेवर बनाना होता है वो भी अपनी बच्चियों के लिए, या फिर उन्होंने घर बनाना होता है। बिल्कुल, और ये मेरे ख्याल में हर इंसान, हर औरत या हर मर्द है उसका ख्वाब होता है कि अपना घर हो, और ये दरीना ख्वाब पूरा होने का वक्त भी आ गया है। हम देखें तो LDA सिटी अपार्टमेंट्स जो है वो बेघरों को छत देने के वादे की तकमील की जानिब हुकूमत ने कदम बढ़ा दिए हैं और साबित किया है कि जो बेघर हैं उनको घर मिल सकता है, घर मिल सकता है, आसान एक साथ पे मिल सकता है। जो पैसे आप किराए के लिए दे रहे हैं, आप किराएदार हैं, किराया जो दे रहे हैं वो आप किस देते रहेंगे। तो ये बहुत अच्छा मंसूबा LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स में रिहाइश का कैसे मिलेगी, तरीकाकार तय कर लिया गया है, लेकिन लोगों के सवालात हैं, इन सवालात को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अपार्टमेंट की कीमत 27 लाख होगी। कुर्रा अंदाजी के बाद डाउन पेमेंट जमा करवाई जा सकेगी। डाउन पेमेंट के ऊपर कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, डाउन पेमेंट कैसे करेंगे। लेकिन इससे ऊपर भी हम पूछेंगे कि आखिर जिनके पास डाउन पेमेंट नहीं है वो क्या कर सकते हैं। कुर्रा अंदाजी की बात करते हैं तो कुर्रा अंदाजी में कामयाब जो दरख्वास्त गुजार होंगे वो लेटर ऑफ कम्फर्ट के हसूल के लिए बैंक ऑफ पंजाब या उसकी मुकर्रर करदा जो बैंक होंगे उनसे रुजू कर सकेंगे, और वो लेटर लेकर उसके बाद वो अपना अप्लाई कर सकेंगे, अपना घर जो है वो ले सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। कामयाब उम्मीदवार जो है नेफ्डा से सब्सिडी हासिल करने के लिए अलग से दरख्वास्त दे सकेंगे, और सब्सिडी के बाद दरख्वास्त गुजार 10% जबकि दीगर 21% डाउन पेमेंट जमा करवाएंगे। अच्छा, जो अहम चीज़ है ना वो ये है कि जी कि जब आप इसमें शिफ्ट हो जाएंगे उसके बाद आसान माहाना एक साथ अदा की जाएंगी। और कुर्रा अंदाजी में LDA वासा टीपा के मुलाजमीन के लिए 800 अपार्टमेंट्स रखे गए हैं, जबकि पंजाब गवर्नमेंट के मुलाजमीन के लिए भी 800 अपार्टमेंट्स रखे गए हैं। इसी तरह जो वफाक के मुलाजमीन हैं उनके लिए 400 अपार्टमेंट्स रखे गए हैं। तो ये सरकारी मुलाजमीन के लिए जो है ये अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं। हम लोग समटाइम ये देखते हैं हमजा कि पूरी जिंदगी अपने सरकारी नौकरी की पाई अब जोड़ते भी, जैसे आपने कहा, घर बनाने के ख्वाब होता है, लेकिन तब तक बच्चे जवान हो चुके होते हैं, बेटियों की शादियों का वक्त आ जाता है, लेकिन घर का ख्वाब वहीं का वहीं रहता है। पढ़ाई के ऊपर इतना पैसा लगा देते हैं कि बच्चों की बेहतर पढ़ाई जो है, फिर घर वगैरह आप पीछे करते हैं। जब बच्चे बड़े होना शुरू होते हैं आप सबसे ज़्यादा पैसे उनकी पढ़ाई के लिए लगा रहे होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि माँ बाप उनका फ्यूचर देख रहे होते हैं। अपनी ज़िंदगी तो उन्होंने शायद ये समझते हैं कि हमने तो जी लिया, अब बच्चे जो हैं बेहतर फ्यूचर और जब उनकी पढ़ाइयाँ मुकम्मल हो जाती हैं तो बेटियों की शादी की जो टेंशन है वो सताने अब ये एक अच्छा मंसूबा है। हम लोगों को ज़रा टेंशन से निकालने की कोशिश करते हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हमारे साथ हवाले से मौजूद हैं नदीम कुरैशी साहब। नदीम कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक अच्छा मंसूबा है, सरकारी मुलाजमीन के लिए ये मंसूबा है। बताएं कि ये अपार्टमेंट्स हासिल कैसे किए जा सकते हैं, दरख्वास्त किधर देनी है, कैसे देनी है? वालेकुम अस्सलाम। देखिए, एक तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि बड़े एक अहम आपने एक मंसूबे के हवाले से लोगों को आज सुबह आगाह किया। अच्छी खबर भी लोगों तक जानी चाहिए। हमें बुनियादी तौर पे तो उम्मीद का पैगाम देना है जी। देखिए, ये जो अपार्टमेंट्स अब बनाए जा रहे हैं तकरीबन 35,000 अपार्टमेंट्स का मंसूबा है सिर्फ लाहौर शहर के लिए जी। और लाहौर के साथ साथ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, जिसमें अटक है और जिसमें उकाड़ा है, जिसमें लोधरा है, भक्कर है, बियावाली है, खुशाब है, गुजरावाला है, फैसलाबाद है, मुख्तलिफ अजला में पंजाब के जो है ना इन अपार्टमेंट्स का मंसूबा है। और इसके साथ साथ रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी हैं जहां कोई खुद तामीर कर सकता है। इसका बड़ा सिंपल सा और आसान सा तरीका है। कोई भी शख्स इस पे अप्लाई कर सकता है। इस पे अखबारात में इश्तहार आते रहे हैं, टेलीविजन पे एड्स आते रहे हैं, और अभी इसकी एक जो इसकी बैलेटिंग थी वो 12 अप्रैल को मुकम्मल भी हो गई। मतलब आज या कल में वो जो कामयाब लोग हैं उनको वो लेटर मिल जाएगा कंफर्मेशन का, जिसमें उनको प्लॉट्स अपार्टमेंट्स अलॉट हो गए हैं। और आपने खुद तफसील बता दिया कि इसमें सरकारी मुलाजमीन का कोटा भी रखा गया है, और साथ साथ इसमें आम शख्स भी, आम आदमी भी जो बिल्कुल लो पेड, जिसकी लो सैलरी इनकम है, वो भी इसमें हिस्सा ले सकता है। और तरीकाकार भी बड़ा आसान है, और साथ साथ इसकी बैलेटिंग बिल्कुल फुल प्रूफ की गई है, कंप्यूटराइज तरीके से इसकी बैलेटिंग है। किसी भी शख्स को वो सारा प्रोसेस की चेक कर सकता है। और हमने कोशिश की है कि इसमें कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना हो। बिल्कुल ये छोटे घर हैं और कम आमदन वाले अफराद के लिए ये इमरान खान साहब के उस विजन का हिस्सा है जिसमें उन्होंने 50 लाख घरों का वादा किया था। और बहुत सारे अपोजिशन के दोस्त पिछले 1-1.5 साल से हमें कहते थे प्रोग्राम्स में कि जी वो घर दिखाएं,
तो ये इंशाल्लाह घर अब लोगों को नजर आना शुरू हो जाएंगे, इन पे काम शुरू हो गया है। और पंजाब में वज़ीर हाउसिंग महमूद रशीद तो नदीम कुरैशी साहब ये भी जानना चाहेंगे आपसे, हमारे मैं समझता हूँ नदीम कुरैशी साहब इस वक्त हमारे जो देखने वाले बैठे हुए हैं, ख़वातीन भी मर्द हजरात भी, वो ये सोच रहे हैं कि डाउन पेमेंट वो कहाँ से इकट्ठी की जाए। अगर डाउन पेमेंट नहीं होती है, कि फ़र्ज़ कर लें कि जैसे कि आपने कहा कि बहुत लोअर तबके के लिए भी आपने रखा हुआ है, एक जो जॉब पर्सन है वो अपनी सेविंग नहीं कर पाता, डाउन पेमेंट नहीं होती, तो क्या तरीक़ाकार है? क्या वो घर तक रसाई उसकी मुमकिन नहीं हो पाएगी? नहीं, उसकी घर तक बिल्कुल रसाई मुमकिन होगी। नेफ्टा को हमने ये इख्तियार दिया है कि वहाँ से लोग एडवांस के हवाले से भी उनकी रहनुमाई हो सकती है। मतलब गवर्नमेंट हर तरह से चाहती है कि लोगों को सपोर्ट मिले। वैसे तो ये अमाउंट इतनी कम रखी गई है कि किसी भी शख्स के लिए ज़ाती तौर पे उसको अरेंज करना इतना मुश्किल नहीं है, और सिर्फ 10% डाउन पेमेंट है। जो लोग रेंटल घरों में रहते हैं उनको एक ऐसी सहूलत है कि जो वो रेंट पे करते हैं वो इंस्टॉलमेंट की सूरत में यहाँ पेमेंट करके अपने घर पे, और किसी के पास अगर डाउन पेमेंट भी नहीं है तो डाउन पेमेंट में भी गवर्नमेंट उसकी रहनुमाई भी कर रही है, उसकी मदद भी कर रही है, उसको सपोर्ट भी दे रही है। तो नदीम कुरैशी साहब ये भी देखें कि आप नेवडा की तरफ से जो कहा गया है कि आप सब्सिडी अगर लेते हैं तो 10% फिर भी आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। बात तो वही है कि 10% भी अगर किसी के पास डाउन पेमेंट नहीं होती है, हमारे जो देखने वाले हैं उनका कंसर्न भी यही है कि हम किस तरीके से घर ले सकते हैं। अच्छा, हमने देखना इसमें ये है कि जब घर की मलकियत की तरफ कोई शख्स पढ़ रहा होता है उसके लिए इतनी मतलब नॉमिनल सी डाउन पेमेंट अरेंज करनी है, लेकिन इसमें भी गवर्नमेंट ने बैंक ऑफ पंजाब को और दीगर इदारों को ये अथॉरिटी दी है कि किसी शख्स के पास एक माकूल गारंटी देकर हम उसको डाउन पेमेंट में भी अरेंज कर सकते हैं। और इसी तरह से जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो भी इसमें लोगों की हेल्प कर सकती है। ठीक है, किरदार अदा किया जा सकता है। नदीम कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान हिस्सा बने, और ये जो मंसूबा है गवर्नमेंट की जानिब से, अगर आप इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ज़रूर फ़ायदा उठाइए। ख़ास तौर पे जो किराए पे रहते हैं लोग, उनके लिए ये है कि जैसे ही आप अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट होंगे आपको वही किराया इधर देना होगा। बहुत मामूली सी जो है वो एक साथ होंगी। अभी हम यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। एशियाई तरक्याती बैंक ने PTI हुकूमत के दावों के गुब्बारे से हवा ही निकाल दिया, और ADB ने अपनी हालिया रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान की मंसूबों को जो मुकम्मल करने की कारकर्दगी है वो मुसलसल तनज़ुली का शिकार। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने ये कहा है कि 2018 से 2020 के जो दौरान शरह थी वो 58% तक गिर गई। हैरत अंगेज़ तौर पर एक साल का 2017 की अगर बात करें तो शरह 70% तक थी, जो कि तनज़ुली का शिकार हुए हम। रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया गया कि हुकूमत ने पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट और जो आबी शोबे थे उनमें खासी जो नाकिस कारकर्दगी है वो दिखाई है, और मजमूई तनाजुली का बाइस बन गई है। बिल्कुल ऐसे ही है, और रिपोर्ट ये भी हमें बता रही है कि मंसूबों की किसी ने जिम्मेदारी उठाई, ना ही उन्हें बर वक्त मुकम्मल करने का इरादा किया गया, और मंसूबों में बार बार ताख़ीर होने से उनकी जो मजमूई लागत है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और ख़जाने को जो है उससे भी नुकसान हुआ। लेकिन काबिल गौर बात यह है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मंसूबे वक्त पर ख़त्म ना करने की मद में कई मिलियन डॉलर पेनल्टी के तौर पे अदा करने पड़े हैं। अफसोसनाक अमर तो यही है कि जिस मुल्क को पहले मुआशी बहरान का सामना है वो मुल्क मंसूबे मुकम्मल ना होने की वजह से आज जुर्माने अदा कर रहा है। मतलब आप मंसूबे मुकम्मल कर लें ताकि आपको पेनल्टी भी ना भरनी पड़े। बिल्कुल ऐसी इसी पर बात करेंगे कि आखिर वजूहात हैं कि आसानी से समझ आने वाली चीज़ नहीं है। ये साबिक चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर नदीम जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एशियाई तरक्याती बैंक ने अपनी हालिया रिपोर्ट में जो इंकशाफात किए हैं वो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। आप बुनियादी वजूहात क्या समझते हैं, क्यों हमारी कारकर्दगी बुरी है, तनाजुली का शिकार क्यों है? जी वालेकुम सलाम, और आपके नाजरीन को भी अस्सलाम वालेकुम। देखें, रिपोर्ट जो है आई थिंक इट्स वेरी ऑड इन द सिचुएशन ऑफ कोविड के जो प्राइमरीली जब इस तरह की कोई भी सिचुएशन आती है लाइक किसी पैंडेमिक में या किसी भी किस्म का ज़्यादा सीरियस स्लो डाउन किसी भी इकोनॉमी में हो और किसी भी डोमेस्टिक रीजंस की वजह से, तो इस तरह के मसाइल सामने आते हैं।
तो यही सेम कॉन्टेक्स्ट है। पाकिस्तान के जो सूरत हाल है वो बाकी ममालिक से मुख्तलिफ नहीं है। अगर अब आप बाकी अपने जो रीजन के कंट्रीज़ हैं, भूटान, इंडिया, श्रीलंका, तो इन सब कंट्रीज़ में कोई 5% से 9, यानी इंडिया में 9% का नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ उसको कहते हैं कि श्रिंकेज हुआ है। तो पाकिस्तान में तो इट वाज ओनली 0.2%। ठीक है, तो वी वर लकी इन द सेंस क्योंकि हमारे यहाँ लॉकडाउन्स और जो शटडाउन था वो उस नौइयत का नहीं था जिस तरीके से बाकी कंट्रीज़ को उसने अफेक्ट किया। तो इस सारी सूरत हाल में जब आपकी इकॉनमी इतने बुरे तरीके से सफ़र करती है तो उसका इम्पेक्ट लामाला आपके जो बजटेड अखराजात होते हैं और बजटेड रेवेन्यू होता है, जो टैक्स कलेक्शन भी हो रही होती है, उन तमाम चीज़ों पे आता है। तो वही सेम जो मामलात हैं फिर उनका जो इम्पेक्ट है वो ओवरऑल बुरा पड़ता है, उन प्रोजेक्ट्स पे भी आता है जिन जी ओवरऑल उन प्रोजेक्ट्स के लिए वो एक नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट होती है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो हैं इनके रुकने से मुल्क के खजाने को किस कदर नुकसान पहुंचता है, और ख़ासतौर पर अगर हम ये बात करें कि बेरोज़गारी वो किस हद तक बढ़ जाती है? देखें, जो बेरोज़गारी है उसका ताल्लुक बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ है। ठीक है, और जो पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट जिसको हम PSDP कहते हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के ADPs जो कहलाते हैं, एनुअल डेवलपमेंट प्लान्स, तो अगर इसको कंबाइन इसका इफ़ेक्ट आप देखें तो पाकिस्तान में फॉर एग्ज़ाम्पल 2020 में जो बजटेड अमाउंट थी वो 1.23 ट्रिलियन रुपीज़ थी। ठीक है, तो जो कि ऑलमोस्ट GDP का 2.3% के करीब बनता है। तो ये जब इन्वेस्टमेंट होती है पब्लिक सेक्टर से तो ये ड्राइव करती है इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर लेटर ऑन। ठीक है, तो नॉर्मली इट गोज़ टिल 13-14% ऑफ GDP का जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट हो रहा होता है हर साल। 2018 तक जो सिचुएशन थी उसमें ये 14.6% पे भी चला गया था इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो। तो इस इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो अभी भी, यानी कि उस ज़माने में 14.6 भी बहुत कम था, क्योंकि जिन कंट्रीज़ को हम देखते हैं जिन्हें हम न्यूली इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमीज़ कहते हैं, जिनमें श्रीलंका जिसमें साउथ कोरिया है, मलेशिया है और इस तरह के रिसेंट एग्जांपल्स हैं जिन्होंने रिसेंटली खुद को इंडस्ट्रियलाइज किया है। सिंगापुर इज़ आल्सो वेरी गुड एग्जांपल। तो इन सब कंट्रीज़ में जो इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो थी वो 20% से ज़्यादा रही हमेशा उन डेकेड्स में जिनमें उन्होंने बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलप किया खुद को। ठीक है डॉक्टर साहब, हमें ये बताइएगा, कीपिंग इन व्यू, डॉक्टर साहब, अगर हम सब कुछ डाल दें कि ये कोविड की वजह से हुआ तो बहुत आसान राह फरार नहीं है हमारे लिए। 2018 से 20 का ये डेटा है, 2018 से 20 का डेटा, क्या सिर्फ एक फैक्टर कोविड ही है या फिर हमारी बैड गवर्नेंस भी एक वजह है कि हम नीचे आए हैं, तनज़ुली हुई है? देखें, आई मीन ऑफ कोर्स मल्टीपल रीजंस हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जो प्राइमरी रीज़न है वो आपकी कोविड है जो इन चीज़ों को अफेक्ट कर रही है। लेकिन उसके साथ इवेंचुअली देखें, अगर एक गवर्नमेंट अभी ऑफिस में आई है, उसका ट्रांजिशन टाइम 5-6 महीने, तो उसको शुरू में चीज़ों को समझने में और कंट्रोल लेने में ही लग जाता है। ठीक है, तो अभी उस पीरियड से आप गुजर रहे थे तो मीनवाइल मैसिव जो डिवैल्यूएशन हुई उसने चीज़ों को अफेक्ट किया, और पर्टिकुलरली जब आप एशियन डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक से बोरोइंग की बात करते हैं तो वो बहुत सारी जो आपकी प्लानिंग उस सेंस में हुई होती है वो एक डॉलर रेट पे हुई होती है कि इस प्रोजेक्ट में फॉर एग्जांपल इतने जो है वो डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है, और तो जब डेप्रिसिएशन होती है तो उस सूरत में तो खैर गेन होता है, अगर करेंसी अप्रिशिएट करे तो उस सूरत में देन यू नीड मोर डॉलर्स। तो यहाँ पे ये चीज़ तो फ़ायदेमंद थी जो इंटरनेशनल बारोअर्स से इंटरनेशनल इन इदारों से हम बारो करके इसमें आप क्या समझते हैं नाअहली और करप्शन का कितना बड़ा हाथ हो सकता है? और फिर ये भी बताइएगा कि क्या इसमें आने वाले दिनों में कोई बेहतरी देख रहे हैं आप? देखें, इसमें करप्शन का एलिमेंट तो नहीं है सच, क्योंकि ये सारी बजटेड एक्सपेंडिचर्स हैं, और फिर जब ऑन ग्राउंड इनको आप एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, जितनी हमारी लाइन मिनिस्ट्रीज़ हैं जैसे वाटर
सेक्टर हो गया, एनर्जी का सेक्टर है, आपकी जो दूसरी जहाँ पे सॉफ्ट इंटरवेंशंस चाहिए होती हैं, जहाँ ब्रिक एंड मॉर्टर इन्वॉल्व नहीं होता डेवलपमेंट में, ठीक, उन सब मिनिस्ट्रीज़ को इस डेवलपमेंट बजट से शेयर मिल रहा होता है। ठीक है। और जब इस डेवलपमेंट को उन प्रोजेक्ट्स को ये मिनिस्ट्रीज़ एग्जीक्यूट कर रही होती हैं तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली आता है अनएम्प्लॉयमेंट पे। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आनी चाहिए जब इतनी इन्वेस्टमेंट्स हो रही होती हैं। तो अनफॉर्चुनेटली वो सारी चीज़ें इसलिए नहीं मुमकिन हो सकी कि उसमें बहुत बड़ा फैक्टर कोविड का था। बिल्कुल ठीक है, बहुत बड़ा फैक्टर जो था वो कोविड का था। डॉक्टर नदीम जावेद साहब, बहुत शुक्रिया, आप सबसे मेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने और हमें बता रहे थे कि इस रिपोर्ट की रोशनी में हमें ये भी देखना होगा कि हम कोविड को यकसर नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम पूरा बर्डन हम कोविड पे डाल भी नहीं सकते हैं। तमाम जिम्मेदारी उस पर नहीं डाल सकते। खैर, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। लोग बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे थे, इसलिए हम ये मौजू आपके लिए लेके आए हैं कि जी स्टेट बैंक की जानिब से, हुकूमत की जानिब से जो सस्ते मकानात के हवाले से लोन की बात की गई थी, जिसको 1 करोड़ तक वज़ीर आज़म साहब ने बढ़ा दिया था, उनको ये परेशानी थी कि हम बैंक्स में जा रहे हैं तो शायद उस तरीके से हमें डील नहीं किया जा रहा, और इतने अच्छे मंसूबे के ऐलान के बावजूद जो है जो कर्ज के हुसूल की रफ्तार है वो सुस्त रवि का शिकार थी, जिस पर स्टेट बैंक ने अब हाउसिंग के कर्जों के लिए एक मैकेनिज्म प्रॉपर तैयार कर लिया है। और हम ये भी जानेंगे कि क्या वन विंडो ऑपरेशन हो सकता है, ये कि आप एक ही जगह पर खड़े हों और आपको तमाम तर जो है वो मामला तय पा जाएं और आप लोन ले सकें। इसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे उनसे। इस ज़मन में जो मुतालिका बैंकों को हिदायत जारी की गई हैं, उनमें भी बताया गया कि हुकूमत ने जो बहुत ही मुतवस्त सतह तक आमदनी के जो ग्रुपों की कम लागत है और सस्ते मकानात हैं, उनकी मिल्कियत को फ़रोग देने की कोशिशों के सिलसिले में जो ये हाउसिंग फाइनेंस का मंसूबा जो था ये शुरू किया गया था, और उसमें जो कम अपनी आमदन रखते हैं या कम सैलरी वाले लोग हैं वो इससे इस्तेफादा ख़ास तौर पर हासिल कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक है, इससे इस्तेफादा कर सकेंगे। तो हम पूछने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि किन घरानों को जो है ये लोन मिल सकेगा। डाउन पेमेंट कुछ बैंक्स कह रहे हैं, उस हवाले से क्या स्टेट बैंक ने कोई वजह किए हैं, रूल्स क्या होगा क्या नहीं होगा, आप जब बैंक में जाएंगे आपको क्या चीज़ें लेके जानी होंगी, बात करेंगे। हमारे साथ समर हुसैन साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर स्टेट बैंक है। समर हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, पहले भी आपसे बात हुई थी लेकिन कुछ तशनगी रह गई थी, हमने कहा उसको जो है मुकम्मल कर लेते हैं, कुछ लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। सर, ये जो अब नई चीज़ें वजह कर दी गई हैं, हाउस लोन के हवाले से नया तरीकाकार है, वो क्या कहता है, कितनी आसानी होगी लोगों को? जी वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो मैं आप सबका और ख़ासतौर पे 92 चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि एक मरतबा फिर मुझे मौका दिया गया इसके बारे में बात करने का। अभी मैं उन चीज़ों की तरफ आऊँगा, लेकिन सबसे पहले जो आपने जो इब्तिदा की थी उसके मुतालिक मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, और वो बहुत ज़रूरी है कि तमाम नाज़रीन तक ये बात पहुँचे, ताकि वो एक ये इम्प्रेशन के शायद लोगों को वो इस अंदाज से नहीं मिल रहा या लोगों को मुश्किल इसमें बहुत ज़्यादा पेश आ रही है, उसके हवाले से मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा, नंबर शेयर करना चाहूँगा मैं आपसे, ताकि क्योंकि देखिए जब नंबर होता है ना तो वो कॉन्क्रीट होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब तक इस स्कीम के तहत हमारे पास कल तक का जो डेटा था उसके हिसाब से 52 अरब रुपए की एप्लीकेशन बैंक वसूल कर चुके हैं। अच्छा। देखिए ये एक अच्छा खासा बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। 52 अरब रुपए की घरों की एप्लीकेशंस कर्जों के लिए बैंक वसूल कर चुके हैं, और आपको मुझे बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि इसमें से 15 अरब रुपए ऑलरेडी अप्रूव कर चुके हैं बैंक। अच्छा, यानी 15 अरब रुपए के घरों के कर्जे बैंक अप्रूव कर चुके हैं। बाकी वो चूंकि प्रोसेस के अंदर और चीजें चाहिए होती हैं, तो जैसे जैसे बैंक उसको प्रोसेस कर रहे हैं तो साथ साथ उनको करना शुरू कर देंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उसके बावजूद जो आपकी ये बात थी, और ये बात काफी हद तक दुरुस्त है कि जब बैंक लोग आम आदमी जा रहे होते हैं बैंकों के पास तो उनको मुश्किल भी पेश आ रही होती है। उसकी बुनियादी एक वजह यह है कि गैप बहुत ज्यादा था। देखिए क्योंकि लोगों के पास घर मौजूद नहीं था, तो लिहाजा लोगों की बहुत बड़ी तादाद ने बैंकों के पास गए, तो ये तादाद का ज्यादा गैप का ज्यादा होने की वजह से ये हुआ है। अच्छा, अब मैं आ जाऊं, देखें आपने पूछा कि इसके अंदर नई क्या चीज है। आपको पता होगा कि 25 मार्च को हमने स्टेट बैंक ने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मिलकर इस स्कीम के अंदर कुछ बुनियादी तब्दीली की, जिसका आपने तस्करा भी किया है कि अब कर्जे की अमाउंट बढ़ा दी गई। क्योंकि देखिए एक कंप्लेंट जो आ रही थी लोगों की तरफ से, वो ये कंप्लेंट थी कि जो कर्जे की हद थी उसके अंदर घर उनको नहीं मिल पा रहा था। तो अब ऐसा कर दिया गया है कि जहां कर्जे की हद पहले 3 मिलियन रुपए तक की थी 5 मरले तक के घर के लिए, उसको अब 6 मिलियन कर दिया गया है, यानी 60 लाख रुपए तक कर दिया गया है। और इसी तरह
जो 10 मरले घर था उसकी 5 बिलियन जो कि 50 लाख की पहले कर्जे की लिमिट थी वो अब 1 करोड़ रुपए तक की कर दी गई है। इसके अलावा एक रुकावट और थी, ये बताना जरूरी इसलिए कि शायद लोगों को अभी तक इसका पता नहीं है। एक रुकावट ये थी कि लोग जब जाते थे तो उनसे कहा जाता था कि आपको सिर्फ नया घर जो होगा उसके लिए आपको कर्जा मिल सकता है, आप पुराने घर के लिए नहीं कर सकते। अब देखें इसमें ये तब्दीली भी कर दी गई है। 25 मार्च को जो सर्कुलर इशू किया गया था, हुकूमत पाकिस्तान ने जब पहले वो कैबिनेट से अप्रूव करवाया था, फिर उन्होंने सर्कुलर किया इसको, जिसके तहत अब पुराने घर भी 2 साल के लिए गुंजाइश दे दी गई है कि अगर पुराना घर भी, देखिए आप क्या क्या आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास जमीन है आप घर बनाने के लिए कर्जा ले सकते हैं, अगर आपके पास जमीन भी नहीं है तो आप जमीन के लिए भी और घर बनाने के लिए भी कर्जा ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई पुराना आपके किसी का आप पुराना घर खरीदना चाहते हैं तो वो भी आप खरीद सकते हैं इसके अंदर। तो सर प्लीज 60 लाख के अंदर एक शख्स को घर नहीं मिल रहा, घर मिल रहा है 70 लाख रुपए का, लेकिन जो अमाउंट मिल सकती है उसको 60 लाख मिल सकती है, उस 10 लाख का वो क्या करे, उसको खुद से देने पड़ेंगे, उसका क्या मैकेनिज्म होगा? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि देखिए क्योंकि इस कर्जे के अंदर जब भी घरों का कर्जा होता है उसके अंदर 2 चीजें होती हैं, एक बैंक कितना लोन दे रहा है और एक जो एप्लीकेट है उसको खुद कितना लगाना पड़ रहा होता है। तो जो छोटी कैटेगरीज होती हैं लो कॉस्ट की, उनके लिए तो रिक्वायरमेंट ये होती है कि अगर 100 रुपए का लोन है तो 90 रुपए बैंक देगा और उसको खुद अपने 10 रुपए लगाने पड़ेंगे, जो 10 रुपए या तो वो अगर उसकी जमीन है तो जमीन की सूरत में लगा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 70 लाख का है तो वो 60 लाख कर्जा ले सकता है, बाकी 10 लाख अपने पास से लगा सकता है, या अगर उसकी जमीन मौजूद है तो वही उसके 10 लाख की तरफ कॉन्ट्रीब्यूट हो जाएगी उसके अंदर। अच्छा सर, ये भी एक बताइएगा, एक और चीज़ भी बताइएगा, क्या 1 विंडो सहूलत मिल सकेगी बैंकों की तरफ से, और कितना वक्त दरकार होगा किसी को भी एप्लीकेशन देने के बाद लोन लेने के लिए? जी ये बड़ा अच्छा आपने देखें सवाल किया है। पहले मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब दूंगा जो आपने कहा कितनी मुद्दत। देखें, एक दफा किसी ने बैंक में एप्लीकेशन दे दी, हमारी रेगुलेशंस की ये रिक्वायरमेंट है, यानी ये पाबंदी है, ये रिक्वायरमेंट है कि जब आपने एप्लीकेशन के साथ बैंक आपसे कुछ कागजात मांगेगा, और अभी उसका तस्करा करूंगा क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इस बात से होता है कि वो क्या क्या कागजात है जो कि उनको लेके जाने चाहिए, जो कि जमा कराएंगे तो उनको कर्जा मिल सकता है। एक दफा वो तमाम कागजात दे देता है, बैंक उससे कहता है कि ठीक है आपके तमाम कागजात पूरे हो गए। अब बैंक के पास एक क्लॉक टिक करना शुरू कर देता है, उसके पास बैंक के पास मैक्सिमम 30 दिन का वक्त है। 30 दिन के अंदर अंदर बैंक को उस एप्लीकेंट के इस एप्लीकेशन के ऊपर हाँ या नहीं करनी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि नहीं अगर करनी है तो नहीं करने के साथ साथ उसको रीजन देना पड़ेगा। सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता बैंक कि वो कह दे कि बस हम नहीं दे रहे इसको लोन। ये नहीं की बुनियाद क्या हो सकती है सर? लोगों को बता दें कि नहीं क्यों हो सकती है, कि लोगों के अंदर क्या कमी है कि नहीं हो जाए। मैं बताता हूँ आपको। देखिए जो कर्जे की किस्त होती है उसका बराह रास्त ताल्लुक आमदनी के साथ होता है। हाँ जी। क्या उस आदमी की आमदनी इतनी है कि वो कर्जे की किस्त अदा कर सकता है? अगर वो आदमी उस कर्जे की किस्त अदा नहीं कर सकता, उसकी आमदनी इससे कम है, तो फिर बैंक उसको लोन नहीं देगा। और अभी मैं उसका भी तो बताऊंगा कि कितनी इनकम होनी चाहिए तो कितने की इंस्टॉलमेंट बन सकती है और कितना लोन मिल सकता है। तो मैं आपको एक रीजन बता रहा हूँ। दूसरी रीजन मैं आपको बताता हूँ कि अगर फर्स्ट करें उसके पास कोई जमीन मौजूद है लेकिन उस जमीन के कागजात परफेक्ट नहीं है, उसके अंदर कोई मसाइल है, कोई मुश्किलात हैं, तो उसकी बुनियाद पे भी बैंक जो है वो कर्जे से इसलिए इनकार कर सकता है क्योंकि अगर लीगल डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से मौजूद नहीं है तो वो जाहिर फिर उसको कर्जा नहीं देगा। तो ये मैंने आपको 2 बताई हैं और इसके अलावा भी कई वजूहत हो सकती है। मतलब मैं आपको एक और रीजन भी दे सकता हूँ कि अगर किसी का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि उसकी पहले डिफॉल्ट की हिस्ट्री चली आई है, वो मुस्तकिल डिफॉल्ट करता चला आया है, तो जाहिर उसका नाम चूंकि क्रेडिट ब्यूरो के अंदर आ रहा होगा तो फिर बैंक बिल्कुल ठीक है। सर अब 2 चीजें बता दें। एक तो आप कह रहे थे कि आप हमें बताएंगे कि किस तनख्वाह पे कितना कर्जा लिया जा सकता है, उसकी क्या किस्त बनेगी, और दूसरी इसकी कोई लास्ट डेट है, लोगों को पता हो कि ये लास्ट डेट है? नहीं, देखें पहली बात तो ये इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल स्कीम अभी चलती रहेगी। और वजीर मुझे बताती है बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ये कहा है कि इसके लिए चूंकि अभी गवर्नमेंट ने 33 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसकी देखें, आप ये देखें एक सवाल है उभरता है कि पहले ये क्यों नहीं हो रहा था, अब क्यों हो रहा है। जी देखिए ये बड़ा एक अहम सवाल है। पहले उसकी मैं वजह बताता हूँ आपको। देखिए पहले मसलन अगर कोई 20 लाख रुपए का कर्जा लेता था घर के लिए तो जो उसकी किस्त बनती थी नॉर्मल मार्कअप रेट के ऊपर, जो नॉर्मल रेट होता है बैंक का, वो तकरीबन 27,000 बनती थी। अब देखिए 20 लाख रुपए के कर्जे के लिए 27,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट कोई अदा नहीं कर सकता, और खासतौर पर मुतवस्सित तबके का या कम आमदनी वाला। तो अब हुकूमत ने क्या किया है कि ये देख समझें कि इस किस्त को आधा कर दिया है, और जो आधा किया है वो आधा
वजन जो है, जो बोझ है, उसके इसका आधा हुकूमत खुद बर्दाश्त कर रही है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप 10 लाख रुपए का कर्जा लेते हैं, मैं आपको मोटे मोटे नंबर बताता हूँ, तो आपको किस्त जो है वो तकरीबन 6,600 रुपए की पड़ेगी। ठीक है। अगर आप 20 लाख रुपए का कर्जा लेते हैं तो आपको किस्त तकरीबन 13,200 रुपए की पड़ेगी। ठीक है। 30 लाख लेते हैं तो किस्त महीने की 20,000 पड़ेगी। ठीक है। अगर आप फर्ज करें कि 50 लाख रुपए का कर्जा लेते हैं तो आपको किस्त पड़ेगी 33,000 रुपए की। 33। अच्छा, अब ये देखिए कि इन किस्तों के लिए आपकी आमदनी कितनी होनी चाहिए जी। तो उसका देखें एक बड़ा आसान सा, एक जिसे कहते हैं कि अंगूठे का उसूल, जिसे कहते हैं थंब लाइन प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल ये होता है कि आपकी जितनी आमदनी है उसको अदा करना है, उसकी आधी। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली, आपने खुद बता दिया कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने 30 लाख रुपए का कर्जा लेना चाहता है और 20,000 रुपए उसकी इंस्टॉलमेंट बनती है तो उसकी आमदनी कम से कम 40,000 रुपए होनी चाहिए। अगर 40,000 रुपए की आमदनी है तो 20 आय कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात ये भी बता दूं, और ये भी आपके जो नाज़रीन है उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है कि अक्सर लोगों की आमदनी काफी कम होती है और पाकिस्तान में ऐसा है भी। तो उसके लिए देखें, पहली मर्तबा स्टेट बैंक ने ये सहूलत दी है कि आपकी जो अप्लाई कर रहा है वो अपने अलावा अपने 3 रिश्तेदारों की आमदनी को भी क्लब करवा सकता है। अच्छा। यानी ऐसा हो सकता है कि जो एप्लीकेंट है वो तो एक ही होगा, लेकिन उसके साथ 4 आदमी को एप्लीकेंट के तौर पर वो अपनी इनकम क्लब करवा सकते हैं, जिसकी वजह से इतनी आमदनी बन जाएगी कि फिर बैंक उस पर वो इंस्टॉलमेंट का कर्जा दे सकता है। मकान एक आदमी के नाम पे होगा जो कि उसका मेन एप्लीकेंट है, और बाकी 4 इन वे आप ये समझ लें कि वो को एप्लीकेंट होंगे। हमने एक सहूलत और भी दी है। देखें, ये कि अब मैं आ रहा हूँ उस अहम बात की तरफ जिस तरफ लोग एक्चुअली जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, और आपके लोग भी और आम कायरीन भी, कि अब तक चले ये तो फिर भी था कि तनख्वाहदार तबका जो था, जो जिसका रेगुलर इनकम थी, जिसका बिजनेस था, उसको तो कहीं ना कहीं से फिर भी कर्जा मिल जाता था। इशू आता है बुनियादी तौर पर ऐसे लोगों का कि जिनकी रेगुलर इनकम नहीं होती है। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ कि ऐसे लोग जो कि हमारे इदारे में भी हैं, आपके इदारे में भी ऐसे लोग होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे होंगे, जो डेली वेजेस पे काम कर रहे होंगे, जिनकी रेगुलर इनकम मौजूद नहीं है, या कोई ऐसे लोग हैं जो कि जिनके अपने ठेले होंगे या दुकानें हैं, उनकी रेगुलर इनकम नहीं है। तो उनके लिए भी पहली मर्तबा इस स्कीम में ये किया गया है कि इनफॉर्मल इनकम को भी कैलकुलेट करने का एक तरीका बताया गया है, और मैं वो तरीका बताता हूँ कि उसके लिए कि एक आम आदमी को क्या क्या चीजें लेके जानी पड़ेंगी। देखिए, ऐसा आदमी जो इनफॉर्मल इनकम है, जिसको जो मैं इनफॉर्मल कह रहा हूँ, इनफॉर्मल का मतलब ये कि वो कमा तो रहा होता है लेकिन उसका कोई बहुत कॉन्क्रीट किस्म का एविडेंस नजर नहीं आ रहा होता, ठीक है, कि जिसको वो सबूत के तौर पे पेश कर सके। तो वो क्या चीजें लेकर बैंक के पास देखे जा सकता है। वो आदमी देखे बैंक के पास जाए, अब जिस जगह पर देखें अभी उसका अपना चूंकि घर मौजूद नहीं है तो किसी ना किसी जगह पर वो रह रहा होगा, तो जिस जगह पर रह रहा है वहां वो कुछ किराया अदा करता होगा। वो बताए जाकर बैंक को कि देखें मैं इस जगह पर रह रहा हूँ और मैं इतना किराया अदा करता हूँ। वो बैंक उससे कह सकता है कि आप जिस मालिक मकान के साथ जहाँ किराए पे आप रह रहे हैं, आपने कोई ना कोई एग्रीमेंट किया होगा उसके साथ, जिसके तहत आप किराया अदा कर रहे हैं। तो उस एग्रीमेंट की एक फोटोकॉपी आप अपने साथ ले जाएं जो एप्लीकेंट है, ताकि वो ये सबूत दे सके कि मैं देखें अभी भी इतनी रकम तो अदा कर रहा हूँ। अच्छा, फिर दूसरी चीज वो क्या कर सकता है कि वो जिस घर में रह रहे हैं उसका बिजली का बिल हो सकता है उसके अपने नाम पे ना हो, क्योंकि घर उसके अपने नाम पे नहीं है। लेकिन आजकल ज्यादातर मालिक मकान क्या करते हैं कि बिजली के चूंकि बिल अच्छे खासे आ रहे हैं बिजली गैस के, कि वो मीटर्स अलग कर देते हैं। तो अगर वो अपने मीटर का बिजली और गैस का बिल, वो भी उसकी भी एक फोटोकॉपी जो है वो बैंक के पास ले जाए। वो अपना कुछ ना कुछ, देखें हर एक आदमी के पास मोबाइल अपना मौजूद है, मोबाइल का कुछ ना कुछ वो टॉप अप करता है, हर महीने 100 रुपए 200 रुपए 300 रुपए टॉप अप कर रहा होता है। तो उसका रिकॉर्ड वो जाके बताए कि मेरा ये सिम नंबर मौजूद है। बैंकों के पास ये सहूलत मौजूद है कि वो उस नंबर से बराह रास्त उसका बिल एक्सेस कर लेते हैं, यानी वो निकाल लेते हैं कि ये महीने में कितना टॉप अप करता है। उसके देखिए बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ते होंगे, अगर बच्चे पढ़ते हैं तो वो जिस स्कूल में पढ़ते हैं, अगर वो स्कूल में जब फीस जमा करवाता है तो उस फीस की एक रसीद दे दे। ये चीजें, अपना 2 तस्वीरें, अपना एक शनाख्ती कार्ड, सिर्फ ये चीजें ले जाकर, और अगर वो किसी जगह पर मुलाजमत भी करता है, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा कि जैसे मेरा अपना ड्राइवर है, अब देखिए वो कहीं बाकायदा मुलाजमत नहीं करता, लेकिन अगर मैं ड्राइवर को अपने लिख के देता हूँ कि ये मेरे पास इतने अरसे से काम कर रहे हैं और मैं इसको 15,000 रुपए महीने की तनख्वाह दे रहा हूँ, तो इसकी एक कॉपी
और जो मैंने कागजात बताए थे ये कॉपीज लेकर आप बैंक के पास चला जाए, कोई भी एक आदमी बैंक के पास चला जाए, बैंक उसको इनकी बुनियाद पर उसकी उल्टा इनकम कैलकुलेट करेगा, यानी वो कैलकुलेट करेगा कि अगर उसके इतने अखराजात हैं तो उसकी इनकम कितनी होगी, और उसके हिसाब से फिर वो इंस्टॉलमेंट निकाल के और फिर वो कैलकुलेट करेगा। ठीक है सर, एक बैंक आपको रिफ्यूज कर देता है तो उस शख्स के पास दूसरी ऑप्शन क्या है, कहाँ पे उसको जाके अपील करनी है? ये बहुत आपने अहम सवाल किया, क्योंकि ये कई लोगों की तरफ से शिकायत आ रही है। देखें, इसके कई मैकेनिज्म मौजूद हैं। सबसे आसान तरीन मैकेनिज्म तो ये मौजूद है कि एक फ़ोन नंबर है जो कि मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ, और जिसपे अगर आपके नाज़रीन चाहें तो उस पर इमीडिएटली कॉल कर सकते हैं। वो नंबर है 021 111 727 273। ये स्टेट बैंक का नंबर है जिस पर वो कॉल करके अपनी शिकायत कर सकते हैं। एक इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि हमारी वेबसाइट पर जाकर स्टेट बैंक सर्विस डेस्क के नाम से अगर हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो वो एक बना हुआ है जहां आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिनके लिए मुश्किल होता है कि वो अपनी शिकायत दर्ज भी करवा सके कंप्यूटर के ऊपर भी, जाहिर है लिटरेसी, कंप्यूटर लिटरेसी भी कम हो रही होती है, तो उसके लिए स्टेट बैंक ने ये सहूलत मुहैया की है कि हमारे 16 बड़ी जगहों पर दफातर मौजूद हैं, चाहे पिंडी हो, इस्लामाबाद हो, गुजरांवाला हो, गुजरात हो, मुल्तान हो, सियालकोट हो, इन जगह पर आप जाएं। स्टेट बैंक ने एक खास डेस्क बनाया है जिसका काम ही सिर्फ ये है कि वो हाउसिंग के सिलसिले में बैंकों से अगर ठीक है सर, बहुत शुक्रिया समर हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने और जितने अहम निकात थे, जितने अहम सवालात थे उनको एड्रेस करने की उन्होंने बेहतरीन आपने एड्रेस की। हमने कोशिश की वो सवाल आपसे पूछे जाएँ। तो आप लोगों ने अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया और आप समझते हैं कि आप अहल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, तो जरूर अप्लाई कीजिए। लोगों के माइंड काफी हद तक क्लियर हो चुके होंगे कि किस तरीके से अप्लाई करने, तरीकाकार क्या होगा। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आए एक अहम ही मसला लेकर, विटामिन डी। हम हर दूसरे इंसान में सुनते हैं कि विटामिन डी की कमी हो गई। इंसानी जिस्म की जो तामीर है उसमें बुनियादी अहमियत का हामिल ये अंसर है जिसको हम विटामिन डी कहते हैं। बिल्कुल ऐसे हड्डियों की साख्त कह लें या बढ़ोतरी की तरफ कह लें, लाजमी जो है उसके लिए कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी जो है वो मिकदार उसकी पूरी। दांतों की मजबूती के लिए भी कहा जाता है, उसकी हिफाजत के लिए भी कहा जाता है कि ये बहुत जो है ज़्यादा ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलिया में जो एक तहकीक की गई है उसके मुताबिक विटामिन डी की कमी के बायस कोरोना वायरस, कैंसर, डायबिटीज़ जैसे अमराज में मुब्तला होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसे तहकीक के मुताबिक ये भी बताया गया है कि धूप में पाए जाने वाले जो विटामिन डी हैं वो इंसानी जिस्म में कमी के बायस पट्टों की कमज़ोरी लाहक हो सकती है। उससे हम बड़ों में देखते हैं, हमारे बुजुर्ग जो होते हैं वो अक्सर हमें दर्दों का शिकार नज़र आते हैं, उनके जो पट्टे हैं वो दर्द का शिकार या खिंचे हुए नजर आते हैं, तो वो उसमें उनमें विटामिन डी की कमी जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल ऐसे कि ऐसा हो जाता है। मुख्तलिफ खुराकें भी हैं इस हवाले से, वो भी हम आपको बताएंगे। डॉक्टर सारा फारूकी हमारे साथ मौजूद है, उनसे कोशिश करेंगे कि पहले तो डॉक्टर सारा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू कि आप आई। ये बताएं कि विटामिन डी ज़रूरी है क्यों? देखिए, विटामिन डी जो है आपकी पूरी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। अच्छा। सबसे पहले तो आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप कह रहे हैं कोरोना से किस तरह से एसोसिएटेड है, इसी वजह से एसोसिएटेड है क्योंकि वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैल्शियम, जब तक ये विटामिन डी जो है आपकी बॉडी में मौजूद नहीं है तब तक कैल्शियम जो है एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। उसी तरह फास्फोरस को भी एब्जॉर्प्शन में कैल्शियम उसकी विटामिन डी की जो है ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह से आपकी जो है बॉडी में एक तो इम्यूनिटी के लिए फास्फोरस के लिए, कैल्शियम के लिए ज़रूरी है, फिर आपके लंग्स की फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है, ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए, आपके नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस तरह की बॉडी के तमाम बहुत सारे इस तरह के फंक्शंस हैं जहाँ पे विटामिन डी के जो है फंक्शंस में ये जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो विटामिन डी की कमी को पूरा कैसे किया जाए? अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने कहा कि सबके लिए यकसां है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जहाँ से विटामिन डी आपको मिलता है वो आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है विटामिन डी, वो है सनलाइट से। अगर आप जो है सनलाइट में जो अर्ली किरणें जिसे कहते हैं सन की जो अर्ली किरणें होती हैं, अगर आप स्पेंड करते हैं, थोड़ा अर्ली टाइम स्पेंड करते हैं सन में, तो उससे ये होता है कि वहाँ से आपको जो है विटामिन डी आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। अच्छा, मार्केट में तो मेडिसिन भी बहुत सी हैं जिनसे सप्लीमेंट्स होते हैं, बिल्कुल आप लेकर आप अपनी विटामिन डी
डी की कमी को पूरा कर जिनको सकते हैं? एक्सट्रीम डेफिशिएंसी है वो लोग जो है सप्लीमेंटेशन करते हैं, जिनको डेफिशिएंसी है जो अपना टेस्ट करवाते हैं, जिनको पता चलता है उनको वो डेफिशिएंट है, वो अपना जो है सप्लीमेंटेशन करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप फूड के थ्रू या सनलाइट के थ्रू अपनी जो है वो डेफिशिएंसी पूरी करें। तो कौन सी खुराक होनी चाहिए फिर? अगर खुराक में कोशिश करें कि जैसे मशरूम्स के अंदर मौजूद होता है या फिर एग योक के अंदर मौजूद होता है, ठीक है, या फिर फोर्टिफाइड सीरियल्स के अंदर मौजूद होता है, मिल्क योगर्ट के अंदर, इन चीज़ों के अंदर जो है ये मौजूद होता है। लेकिन मोस्टली जो है ये आपके बॉडी खुद ही प्रोड्यूस करती है, वो भी सनलाइट के थ्रू, अगर आप अर्ली मॉर्निंग जो है थोड़ा सा सन में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। ठीक है, एक रिपोर्ट जो जिसकी वजह से हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 90% लोग जो हैं उनमें किसी न किसी किस्म की डेफिशिएंसी मौजूद है। हमें पता ही नहीं है कि डेफिशिएंसी है। हमें पता कैसे लगेगा? हम तो बाद में इन चीज़ों की तरफ जा रहे होंगे, हमें पता कैसे लगेगा कि भाई इसमें जो है थोड़ी सिम्टम्स होते हैं जो आपको नज़र आते हैं। उसमें ये है कि आप फिटीग्ड फील करते हैं, थोड़ी सी वीकनेस होती है, आप थकन फील करते हैं, और इसके अलावा जो है आपको वीकनेस थोड़ी सी फील होती है कई लोगों में। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, और कई लोगों के मूड स्विंग्स होते हैं, तो ये चीज़ें आप लोग फील करते हैं। या कई लोग अपना विटामिन डी टेस्ट करवा लेते हैं, तो उससे आपको पता चल जाता है कि आपको जो है वो हो गई है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई है। बच्चों का कैसे पता लगेगा कि बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है? विटामिन डी की उनको भी टेस्ट करवाना पड़ता है। हाँ, मतलब बच्चे तो थकावट का शिकायत अगर सिवियर डेफिशिएंसी हो जाए बच्चों में तो रिकेट्स का जो है उनमें खदशा होता है। रिकेट्स में उसमें ये होता है कि उनकी जो बोन्स हैं वो होना शुरू हो जाती है, बेंड होना शुरू हो जाती हैं। जी, अगर सिवियर डेफिशिएंसी हो जाए तो बोन्स बेंड होने लग जाती हैं। अगर बड़ों में सिवियर डेफिशिएंसी हो जाए तो उनमें ऑस्टियोपोरोसिस होने लग जाता है, जिसमें आपकी बोन्स पोरस होने लग जाती हैं या वो होने लग जाती हैं, बहुत ज़्यादा वीक होने लग जाती हैं बोन्स। तो उसमें ज़रूरी यही है कि आप मैक्सिमम जब आप मिल्क वगैरह का इंटेक कर रहे होते हैं, साथ में विटामिन डी का भी कोशिश करें कि इंटेक करें। अच्छा, माएँ ये बता रही होती हैं कि बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जो कि बता रही होती हैं कि बच्चे खेलते हैं, थक जाते हैं, या फिर वो ये कहते हैं कि हमारी टांग में दर्द हो रही है, हमारी बाजू में दर्द हो रही है, थोड़ा सा काम करने के साथ या फिर खेलने के साथ, या इवन आप पेंसिल से लिख ही रहे हैं, बच्चे को कह रहे हैं कि बच्चा लिख रहा है, बैठ कर होमवर्क कर रहा है, तो उसी के दौरान वो थक जाता है। तो क्या ये भी अलामात हैं कि विटामिन डी की कमी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो उसमें भी चाहिए कि उनका जो है फ़ौरन डॉक्टर से जो है रुजू किया जाए और उनका फ़ौरन टेस्ट करवा लिया जाए। वो भी सबसे पहले डॉक्टर से पहले कंसल्ट किया जाए। अगर डॉक्टर कहते हैं कि भैया इनका टेस्ट करवाना ज़रूरी है तो फिर उनका टेस्ट करवा लिया जाए। कई दफ़ा और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हो, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स की भी डेफिशिएंसी से हो सकता है। ठीक है, रमज़ान के दौरान हमें बताएं सहरी इफ्तारी में हम किस तरह से अपनी डाइट को रखें कि हमें पता हो कि हम विटामिन डी जो है उसकी इंटेक कर रहे हैं, मतलब हमारी डाइट के अंदर मौजूद है। आप जो है मिल्क प्रोडक्ट्स का इंटेक कर सकते हैं, आप एग का इंटेक कर सकते हैं। आप अपने जो सहरी के अंदर कोशिश करें कि अंडे का इंटेक करें, ठीक है ना। आप सहरी के अंदर एग किसी भी फॉर्म में इंटेक कर सकते हैं। आप फ्राइड एग यूज़ करें, ऑमलेट की फॉर्म में यूज़ करें, आप स्क्रैम्बल्ड एग यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इंटेक कर सकते हैं। उसको जो है आप जिसे कहते हैं सैलड की फॉर्म में इंटेक करें। आप अफ्तारी के अंदर जो है आप डिफरेंट वेजिटेबल्स को मिक्स करके आप उनका इंटेक कर सकते हैं, ठीक है। फ्रूट सैलड के साथ मिक्स करके आप उनका इंटेक कर सकते हैं। आप मशरूम्स के साथ भी मिक्स करके आप उनका इंटेक कर सकते हैं। आप मशरूम्स को ऑमलेट के साथ मिक्स करके भी आप उनका इंटेक कर सकते हैं। हमारा रमज़ान के अलावा ऐसा कौन सा डाइट प्लान हमें फॉलो करना चाहिए? हम देखते हैं हमारी डाइट में हम लोग सब कुछ खा रहे होते हैं, अलगम बलगम हम खा लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारी बॉडी के लिए कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी सूटेबल है, कौन सी हमें खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। ये चीज़ें हमें जो है ना वो हमें इन चीज़ों से नॉलेज नहीं है या अवेयरनेस नहीं है। वो थोड़ा बता दें कि हम रमज़ान इंशाल्लाह ख़त्म होगा, उसके बाद जब हम देखेंगे तो हमें कौन सी डाइट्स को देखना होगा रमज़ान के बाद। जी, रमज़ान के बाद अब जब ऑब्वियसली रमज़ान में अगर आप प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहे हैं, अगर एक दफ़ा आपकी रूटीन सेट हो गई है, तो उसके बाद फिर कई लोग क्या करते हैं कि अचानक से वो, क्योंकि ईद आ जाती है, ईद में मोस्टली फिर दोबारा से लोग अपनी वैसी रूटीन पे आना शुरू हो जाते हैं, ज़्यादा खाना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि रमज़ान में जैसे आपकी रूटीन अपनी सेट रखी हुई है वैसी ही रूटीन को वैसे ही सेट रखने की कोशिश करें। थोड़ा सा कंट्रोल खाने की कोशिश करें, ज़्यादा ना खाएं। सही। अब उसमें यह है कि आप जो है नाश्ते में थोड़ा सा कंट्रोल्ड अमाउंट में खाएं, थोड़ा फ्रूट्स का इंटेक करें। ब्रेकफास्ट पे फ्रूट का एक फ्रूट लाजमी इंटेक रखें। साथ में आप कोई पॉरेज का इंटेक कर सकते हैं। आप ओट्स का पॉरेज ले सकते हैं, ठीक है। आप ओट मील का इंटेक कर सकते हैं। आप अगर रोटी का इंटेक करना चाहते हैं तो होल व्हीट रोटी का इंटेक रखें, ठीक है। जितना ज़्यादा हाई फाइब्रस फूड्स का इंटेक रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा, आपका वेट कभी भी गेन नहीं होगा, ठीक है।
हाई फाइबरस फूड्स में क्या आ जाता है कि होल व्हीट आटे का इंटेक रखें आप। ये जो घर में वाइट आटा लेके आते हैं उसका इंटेक ना रखें, ठीक है। होल व्हीट आटे का इंटेक रखें। उसमें अगर आपने थोड़ा सा ऑयल भी लगाना है तो आप जो है वो ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन का जो है आप इंटेक रख सकते हैं, वो लगा सकते हैं उसके ऊपर। साथ में आप अंडा जो है उसके साथ वो खा लें। और चाय अगर पीनी है तो एटलीस्ट घंटे या 1.5 घंटे के बाद आप वो पी सकते हैं। साथ में कोशिश करें खाने के साथ चाय ना पिएं, ठीक है। चाय जब भी आप खाने के साथ पीते हैं वो न्यूट्रिएंट्स उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होती आपकी बॉडी में। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आप आई और आप हमें थी कि विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी है तो उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। और सप्लीमेंट्स के हवाले से इशाल ने जो पूछा था, अगर कोई आपका जानने वाला लेता है तो ज़रूरी नहीं है कि आपने भी लेने, पहले अपना टेस्ट कराएं और अपने डॉक्टर से पूछें कि आपको ज़रूरत भी है या नहीं। आगे बढ़ेंगे, क्रिकेट की बात करेंगे। कल हम हाई ब्लड प्रेशर की बात कर रहे थे कि कैसे कंट्रोल रखना है। यकीन करें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था मैच को देखते हुए। जिस वक्त पाकिस्तान ने बैटिंग शुरू की है, क्या ही बात है। बिल्कुल, जो शायकीन क्रिकेट बैठे हुए थे उन्हें एक दफ़ा लगा कि अब टीम जो है वो अब हारी, अब हम गए, लेकिन ब्लड प्रेशर जो है वो एक दफ़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो इस तरह का जो देखने में मिला हमें रुझान, उसके बाद फिर फाइनली पाकिस्तान जीत गया। कारकर्दगी कैसी रही, वजूहात क्या रही? अगर हम जिम्बाब्वे के खिलाफ भी ऐसे खेल रहे हैं तो हमने वर्ल्ड कप में जाके क्या करना है? इरफान हमारे साथ मौजूद है। इरफान ज़हीर, गुड मॉर्निंग। आपका भी कुछ ब्लड प्रेशर ऊपर जा रहा था जिस वक्त पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था कि हम जिम्बाब्वे के खिलाफ क्या कर रहे हैं? अब तो आदत सी हो गई है जी। अच्छा, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे नहीं हुआ? आदत थोड़ा कम होता है, काफ़ी इन चीज़ों के हैबिचुअल हो चुके हैं किस तरह ये सारा फ्लक्चुएट करता है। ऑब्वियसली पूरी अप्रोच ही बड़ी नेगेटिव थी और दोनों टीमों ने भरपूर कोशिश की है गेम हारी जाए, लेकिन वो जिम्बाब्वे कामयाब रहा इसमें। क्योंकि मेरा ख्याल है ओवरऑल क्रिकेट देखी जाए तो जिम्बाब्वे हमसे बेहतर खेला, ठीक है। उन्होंने सिर्फ जो बैटिंग के अंदर हम बात करें, जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था तो लास्ट 2 ओवर में वो गेम हार गए। आखिरी 2 ओवर्स के अंदर वो उनके बॉलर्स ने जिस तरह 18 ओवर तक उन्होंने मैच अपने कंट्रोल में रखा। 2 ओवर में रिजवान ने आउटस्टैंडिंग हिटिंग कर दी, खासतौर पर लास्ट ओवर में 20 ओवर रन कर दिए। फिर इसी तरह बैटिंग जब वो चेस कर रहे थे तो तब भी उन्होंने गेम पूरा इंटैक्ट रखा। लास्ट 2-3 ओवर्स के अंदर उनके हाथ से निकल गया। बाबर आजम को क्या हुआ था कल, मतलब समझ से बाहर? चले, वो तो क्रिकेट का पार्ट है कि हर मैच में ऑब्वियसली आप स्कोर नहीं कर पाते, बट ओवरऑल देखा जाए तो टीम की अप्रोच जो थी, जो मैं अक्सर बात करता हूँ, हमजा आपको याद होगा, मैं कहता हूँ इसकी अप्रोच बड़ी टिमिड है। देखें, आपको स्टेट ऑफ माइंड ये होना चाहिए था, मैसेज ये देना चाहिए था कि हमारी सेकंड ईयर खेलेगी, फर्स्ट ईयर को हम रेस्ट दे रहे हैं। आज दो कि हम 1-2 मैच हार भी जाते हैं, वो आपको परफॉर्मेंस से लगा नहीं सेकंड ईयर ही खेल रहा है। वो अप्रोच वाइज तो बिल्कुल सेकंड ईयर ही थी। तो आपको ये कहना चाहिए था, मैसेज देना चाहिए था कि हम सीनियर को रेस्ट दे रहे हैं, अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाने लगे हैं। अगर हम 1-2 मैच हार भी जाते हैं तो वी हैव नो इशू विद इट, हम इसी तरह पूरा जाएंगे, क्योंकि हमने उनको भी लेके चलना है। हम वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन कर दें, एक स्टेटमेंट आ जाती, फिर लड़कों को कॉन्फिडेंस देते कि आप इक्वली गुड हैं जो पहले टीम में खेल रहे थे, तो आपको रिजल्ट भी बेहतर नजर आना था। मिडिल ऑर्डर फ्लॉप हुआ इरफान, मिडिल ऑर्डर बिल्कुल जैसे हमने देखा कि हैदर जिस तरह आउट हुए, वो गेंद मतलब यॉर्कर पड़ रहा है और आप शॉट क्या खेल रहे हैं? क्या हैदर भी अपना करियर खत्म करना चाह रहे हैं? कोशिश तो सारे ही अपनी इसी अप्रोच के ऊपर लगे हुए हैं कि किसी तरह इसको खत्म किया जाए, बट अगेन आपको थोड़ा लेके चलना पड़ेगा, मैनेजमेंट को काम करना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आती कि कोचेस का रोल क्या है। यहाँ तो कोचेस का रोल आता है कि आप उनको गाइड करें। बैटिंग कोच अलहदा है, बॉलिंग कोच अलहदा है, हेड कोच अलहदा है, लेकिन वो कोचिंग किसी जगह पे नजर नहीं हमें आती कि आपने उनको गाइड कैसे करना है। क्या वो इतने वीक है मेंटली कि आपकी कोई बात नहीं सुनते, और अगर आप बताते हैं तो वो बिल्कुल हवा में उड़ा देते हैं? ये मतलब कुछ चीज़ें बड़ी रिडिकुलस तौर पे नज़र आती है। अच्छा, हमने देखा कि मोहम्मद रिजवान के अलावा कोई भी जो है वो अच्छी बैटिंग नहीं कर सका, हमारे सारे खिलाड़ी जो है वो कोई अच्छी इनिंग्स नहीं खेल सके। तो अब अगर हम देखें अपनी बैटिंग लाइन को और बॉलिंग लाइन को, किसको क्रेडिट देते हैं कल का कि किसकी वजह से मैच जो है वो हारते हारते जीत गए? कल तो मेरा ख्याल है सिर्फ एक ही नाम आता है, मोहम्मद रिजवान। पूरी टीम में किसी की परफॉर्मेंस नहीं थी सिवाय मोहम्मद रिजवान के। वो जिस तरह 1-1.5 साल से बाबर आजम के साथ वो सेकंड प्लेयर के तौर पे हमें एक नजर आए, और जिस तरह हर मैच के अंदर या बाबर चलते हैं या रिजवान चलते हैं, तो ये बड़ी शाइन चीज़ है। उसमें देखना पड़ेगा कि आपको कम्बिनेशन, फिर वही बात मैं कर रहा हूँ कि कैसे बनाना है। अभी आपका शर्जील आपने बाहर बिठाया हुआ है, शर्जील को खिलाना चाहिए, उसको पूरे 3 मैच देते और उसको कॉन्फिडेंस के साथ देते। वी हैव नो इशू विद योर रन्स, आप जिस तरह मर्जी फ्रीडम के साथ जो आपकी नेशनल गेम है वो खेलें। अब वो देखें ना, ये तीसरा मैच लेट्स सपोज उसे देते हैं, और जो मुझे ज़राए के मुताबिक पता चला था कि ये 2 मैचेस इन्होंने पहले भी फुल स्ट्रेंथ के साथ ही खेलने थे, ये इतना स्केयर थे ऑलरेडी।
और लास्ट गेम में इन्होंने कहा था कि हम ऑल्ट्रेशन करेंगे, कोई तब्दीली करेंगे, तो ये बहुत नेगेटिव अप्रोच ठीक है। कल हमने देखा, हम बहुत अरसे से बात कर रहे थे कि हफीज़ आपके पास मौजूद हैं, आप उनसे क्यों नहीं ओवर करवाते। उनसे पहला ओवर करवाया, 9 रन पड़ गए, लेकिन समझ लग गई कि ये ओवर निकालेंगे। 4 ओवर बेहतरीन निकाले हफीज़ का किरदार। उस्मान कादिर ने 3 विकेट्स लिए, उन्होंने अच्छे ओवर किए। आप क्या देख रहे हैं कि हफीज़ को वापस ओवर करवा के क्या हमें पता लग गया कि वर्ल्ड कप में लेके जाना है हफीज़ को बॉलिंग में भी? देखिए, हमने लास्ट शो में प्रॉब्ली बात की थी कि हफीज़ के साथ शोएब मलिक का होना भी बहुत ज़रूरी है। एक तो हमने मिडिल ऑर्डर में देख लिया कि आप एक्सपोज हो गए, आपका कोई बैट्समैन ना ओडीआई में चल रहा है, मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी नहीं है, ना इवन अब T20 में हफीज़ खेलते थे, बट हफीज़ अगर परफॉर्म ना करे तो पूरा मिडिल ऑर्डर क्लैश कर जाता है और लेट मिडिल ऑर्डर भी नहीं चलता। तो उसमें ये बड़ा ज़रूरी है। और मोहम्मद हफीज़ का, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि वो खुद कह रहे हैं कि मैं बॉलिंग के लिए रेडी हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही क्यों चांस नहीं दिया जा रहा। और कल की विकेट थोड़ी सी क्रिटिकल थी। एक चीज़ उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया कि वो उन्होंने सेकंड बैटिंग की। जब भी विकेट आपकी प्रॉपर बिहेव नहीं कर रही होती, डबल पेस के साथ आ रही होती है, स्लो आ रही होती, तो बड़ा सिंपल फार्मूला है इसके अंदर कि आप चेस करते हैं। तो ओबियसली उनको, उनके बैट्समैन को, उनके बॉलर्स को कंडीशन का था, खास तौर पे उनकी बॉलिंग को दाद देनी पड़ेगी। जिस तरह के उन्होंने स्लो बाउंसर किए, मेरा ख्याल है कि वो उनके न्यू यंगस्टर थे, सारे लड़के 1.5 से ऑलमोस्ट, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं खेला हुआ, ऐसे ही है। बट जिस तरह की आउटस्टैंडिंग उन्होंने होमवर्क करके उन्होंने हमारे बैट्समैन को ट्रैप किया। इरफान, अगर सारे कैचेस हो जाते, रिजवान का भी कैच शुरू में हो जाता, तो आप क्या स्कोर प्रेडिक्ट कर रहे थे? मैं तो 70-80 कर रहा था उस वक्त। आपको क्या लग रहा था कि ये क्या ये तो नहीं हम कह सकते क्रिकेट में कैच हो जाए, सब इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। वो तो हम कहते हैं ये बाबर आउट ना होता, ये तो सब कुछ चलता है, वो तो एक सेपरेट डिबेट है। बट ऑब्वियसली वो ओवरऑल देखा जाए, इंग्लैंड होती उसने कैच नहीं ड्रॉप करने थे, हम ये बात करते हैं। इंडिया होती है कैचेस ड्रॉप नहीं होने थे, फिर हमारी क्या हालत होती। मैं वही बात कर रहा हूँ कि यही अलमिया कि ओवरऑल क्रिकेट आप देखेंगे तो जिम्बाब्वे पाकिस्तान से बेहतर खेला है, सिवाय 1-2 मोमेंट के ऊपर वो मैच लूज करके। अब ओवरऑल देखा जाए तो वो हमसे बेहतर क्रिकेट खेले हैं। तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम इसको क्यों इम्प्रूव नहीं कर रहे। हर टीम ग्रेजुअल अपने आप को इम्प्रूव करती है, मिस्टेक से सीखती है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी मिस्टेक को हाइड कर जाते हैं विक्ट्री के पीछे। आपने ऐसे नहीं करना, जब आपको विक्ट्री मिलनी है तो आपने और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है अपने आप को, अपनी डेफिशिएंसीज को देखना है कि हमारे कहाँ लूप होल थे, हमने उसको ड्रेस करना है। हमने जो मिस्टेक साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट की वो सारी की इधर रिपीट की, बिल्कुल ठीक है ना, तो उसको देखने की जरूरत है। मेरा अभी भी डाउट है कि ये भी तो हो सकता है हम बड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि जो हमारी हरीफ टीम है वो बड़ी कमजोर है या उसके प्लेयर्स इतने अच्छे नहीं है कि हम बड़े आराम से अपना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात की है। कल जो अप्रोच खासतौर पे बैट्समैन की नजर आई, सारे बैट्समैन की, वो यही था कि हमने साउथ अफ्रीका को अच्छा स्कोर किया हुआ, ये तो कोई टीम ही नहीं है। और वो जिस तरह शॉर्ट बॉल को ना पिक करते थे और हर हिटिंग की तरफ जा रहा था, ना बाउंस को रीड कर रहा था, ना विकेट के डबल पेस को रीड कर रहा था, तो रिजल्ट में हमें नजर आया कि सारे कल कोई तब्दीली हो रही है कल के मैच के अंदर, हमें करनी पड़ेगी। हमने दानिश को चांस तो दिया, लेकिन क्या हैदर अब वापस जाएंगे और वापस आसिफ ही आएंगे? देखें, इसके अलावा आप इससे ज़्यादा क्या चेंजिंग कर सकते हैं? इसके अलावा तो आपके सिलेक्शन भी क्या की हुई है? जी मेरा ख्याल है कि सेम टीम के साथ ही जाएंगे। अच्छा। शायद बॉलिंग के अंदर एक कोई पेसर आप ऐड हसन वापस आए, हसन को शायद चांस दे दे, क्योंकि आपने देखा कि एंड में हिटिंग करने वाला बैट्समैन कोई नहीं है। हसन आपको जब भी खेलता है तो आपको एंड में 20-30 रन बड़े क्विक देता है, जो आपको 2-3 दफा मैच भी जिता चुके हैं। तो शायद उनका इंक्लूजन नजर आ रहा है। अदरवाइज तीसरे मैच में मैं देख रहा हूँ कि चेंजिंग करेंगे, दूसरे मैच तक ये अभी डरे हुए हैं, ये शायद ना करें। और हमारे शर्जील को मौका नहीं मिलने जा रहा है। हम नहीं देखेंगे कि शर्जील की स्ट्रेंथ क्या है। एक मैच खिलाया, उस पर हमने फैसला कर लिया कि वो नहीं खेलेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि मिसबाह की अप्रोच बहुत ज़्यादा इस तरह, वो एक स्टैग्नेंट किस्म की टिमिड अप्रोच है। वो जो डिसाइड कर लेते हैं, वो दिखने में तो बड़े हमें सॉफ्ट और इस तरह नजर आते हैं, बट ओवरऑल वो मेंटालिटी वाइज आखिर हो जाता है। हाँ, वो जो प्लान कर देते हैं पहले वो उसी तरह करते हैं। सरफराज का उन्होंने प्लान कर दिया था कि सेकंड कीपर है, तो सरफराज आल्दो के रिजवान से बेहतर कोई नहीं है, वी ऑल एडमिट, बट अगर हो भी तो वो सरफराज को नहीं खिलाएंगे। ठीक है, जब रिजवान अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहे थे कुछ टाइम, थोड़ा दरमियान में मलिक की वापसी के लिए हमें कोई मैच हारना पड़ेगा। ये तो हारने की सारे सिम्टम था। मेरा ख्याल है इन्होंने कह दिया मिसबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, पहले मैच से पहले कि हम मिडिल ऑर्डर 1-2 तब्दीली करेंगे। हाँ, मिडिल वर्ल्ड कप के लिए हम मलिक को कंसीडर करेंगे, और मेरा ख्याल है वो राइटली सेट के वो करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया इरफान, आप आए। और जिस तरीके मैच था, हम सारे हैरान हो रहे थे कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। कल भी मैच है, उम्मीद करते हैं कल का मैच अच्छा होगा। मौसम अच्छा था जिस वक्त हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया था, मौसम अच्छा है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मौसम को एंजॉय करें और एहतियात कोरोना वायरस के हवाले से जरूर करें। और हमें इजाज़त दें, अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।